नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि जब साम्राज्य नहीं थे, कोई लिपि नहीं थी, शहर नहीं थे, तब बहुत पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर जीवन कैसा रहा होगा? आज हम भारतीय इतिहास के बिल्कुल शुरुआती पन्नों को पलटने जा रहे हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो इतने लंबे सफर को हम समझेंगे कैसे? इसके लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम इतिहास की कालखंड को समझेंगे, फिर एक एक करके पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण युग की गहराइयों में उतरेंगे। इसके बाद कुछ बहुत ही खास पुरातात्विक स्थलों पर नजर डालेंगे और हाँ, अंत में जो कुछ सीखा है उसे परखेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पाषाण युग में सीधे कूदने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। हम उस समय के बारे में जानते कैसे हैं जब कुछ लिखा ही नहीं गया था? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि इतिहासकार अतीत को किस तरह से बांटते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फर्क यही है। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो एक मूक किताब जैसा है। कोई लिखावट नहीं, कोई कहानी नहीं। हमारा सारा ज्ञान उन चीजों से आता है जो उस दौर के इंसान पीछे छोड़ गए, जैसे पत्थर के औजार, हड्डियों के टुकड़े या गुफाओं में बने चित्र। वहीं दूसरी तरफ आद्य ऐतिहासिक काल, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि तो थी, पर हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं। सोचिए, एक ऐसी किताब मिली है जो किसी खोई हुई भाषा में है, रहस्यों से भरी हुई। और फिर आता है ऐतिहासिक काल। यहाँ से समझिए सब कुछ बदल जाता है। अशोक के शिलालेखों जैसी लिपियों जिसके साथ जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, हम अचानक से अतीत के विचारों, कानूनों और घटनाओं को सीधे सीधे समझ सकते हैं। यहीं से उस इतिहास की शुरुआत होती है जिसे हम स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं, जिसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में बांटा गया है। तो चलिए अब अपनी खोज शुरू करते हैं मानव इतिहास के सबसे पहले और सबसे लंबे अध्याय से, पुरापाषाण काल। जरा इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। ये योग लगभग 20 लाख साल ईसा पूर्व से लेकर 12,000 साल ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। मतलब ये पूरे मानव इतिहास का 99% से भी ज्यादा हिस्सा है। इस लंबे दौर में जीवन कैसा था? एक शब्द में कहें तो अस्थिर, मतलब कोई ठिकाना नहीं। कल्पना कीजिए कि इंसानों के छोटे छोटे समूह हैं जो जंगली जानवरों के झुंडों के पीछे पीछे और मौसम के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं। उनका पूरा दिन बस 2 ही कामों में जाता था, जानवरों का शिकार करना और खाने लायक फल, फूल, जड़ें इकट्ठा करना। कोई स्थायी घर नहीं, कोई जमा पूंजी नहीं, बस हर दिन जिंदा रहने की जद्दोजहद। और फिर इसी संघर्ष के बीच हुई इस युग की सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी खोज, आग पर काबू पाना। ये सिर्फ रोशनी या गर्मी के लिए नहीं थी। आग का मतलब था रात में जंगली जानवरों से सुरक्षा। इसका मतलब था कि अब भोजन को पकाया जा सकता था, जो उसे पचाने में आसान और ज्यादा पौष्टिक बनाता था। सच कहें तो प्रकृति को अपनी मर्जी से चलाने की दिशा में ये इंसान का पहला बड़ा कदम था। उस समय की टेक्नोलॉजी थी पत्थर के औजार। ये बड़े, मोटे और खुरदुरे होते थे, जिन्हें काटने, छीलने या शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो बात हैरान करती है वो ये है कि इस मुश्किल जिंदगी के बीच भी इंसान के अंदर कला जन्म ले रही थी। इसका सबसे बेहतरीन सबूत मिलता है मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में। यहाँ चट्टानों पर शिकार के, नाच गाने के और जानवरों के चित्र बने हैं जो हजारों साल बाद भी हमें उस दौर की कहानी सुनाते हैं। अब देखिए, लगभग 12,000 साल ईसा पूर्व के आसपास आखिरी हिमयुग खत्म हुआ और धरती का मौसम बदलने लगा। दुनिया गर्म और नम हो गई। इसी बदलाव ने एक नए युग की शुरुआत की, मध्यपाषाण काल। ये एक तरह का ट्रांजिशनल दौर था जो लगभग 10,000 साल ईसा पूर्व तक चला और इसमें कुछ बहुत अहम बदलाव होने शुरू हुए। इस दौर का एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट था पशुपालन की शुरुआत। और जानते हैं पहला जानवर कौन था जिसे इंसानों ने पालतू बनाया? वो था कुत्ता। शायद शिकार में मदद और रात में पहरेदारी के लिए भेड़ियों को पालतू बनाया गया। ये एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसने इंसान और जानवर के रिश्ते की एक नई कहानी लिख दी। इस युग की एक और खास पहचान थी माइक्रोलिथ। ये क्या थे? ये छोटे, बहुत ही नुकीले और तेज धार वाले पत्थर के औजार थे।
अब सवाल ये है कि ये पुराने बड़े औजारों से बेहतर क्यों थे? क्योंकि इन छोटे ब्लेड्स को लकड़ी या हड्डी में लगाकर ज़्यादा कारगर हथियार बनाए जा सकते थे, जैसे कि तीर की नोक, भाले की नोक या फिर फसल काटने के लिए हंसिया। इनसे छोटे और तेज जानवरों का शिकार करना भी आसान हो गया। और अब हम आते हैं नवपाषाण काल में, जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। देखिए, ये सिर्फ एक और दौर नहीं था, ये एक ऐसी क्रांति थी, एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसने आज की हमारी सभ्यता की नींव रखी। और यहीं पर मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, कृषि की खोज। जैसे ही इंसानों ने गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना सीख लिया, उनकी खानाबदोश जिंदगी खत्म हो गई। अब उन्हें अपने खेतों की देखभाल के लिए एक ही जगह पर टिकना था। और इसी जरूरत ने पहले स्थायी गांवों और बस्तियों को जन्म दिया। ये वो पल था जब इंसान ने सिर्फ प्रकृति से लेना ही नहीं, बल्कि उसे अपने हिसाब से ढालना भी शुरू कर दिया। कृषि के साथ साथ एक और आविष्कार हुआ जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, और वो था पहिया। माना जाता है कि शुरुआत में इसका इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक के रूप में हुआ होगा, लेकिन बहुत जल्द ही लोगों ने परिवहन में इसकी ताकत को पहचान लिया, जिसने व्यापार और सामान की आवाजाही को इतना आसान बना दिया कि बड़े और जटिल समाजों का रास्ता खुल गया। तो अब हमने युगों को तो समझ लिया है। चलिए अब उन जगहों पर चलते हैं जहां पुरातत्वविदों ने इस कहानी के सबूतों को जमीन से खोदकर निकाला है। ये साइट्स सिर्फ दिलचस्प ही नहीं है, बल्कि एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी हैं। यहाँ 4 प्रमुख स्थल हैं जो बिल्कुल याद रखने हैं। मेहरगढ़, जो आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, वहाँ हमें उपमहाद्वीप में खेती के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं। सोचिए, 7000 ईसा पूर्व में भी वहाँ एक बसा हुआ गांव था। फिर कश्मीर में है बुर्ज होम, जहाँ लोग ठंड से बचने के लिए जमीन में गड्ढे बनाकर घर बनाते थे और अपने कुत्तों को भी इंसानों के साथ दफनाते थे। उत्तर प्रदेश का कोल्डीहवा चावल की खेती के सबसे पहले सबूतों के लिए जाना जाता है। और हाँ, भिमबेटका, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, अपनी शानदार रॉक पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। ठीक है, तो अब तक हमने काफी कुछ जान लिया है। चलिए कुछ सवालों के साथ इसे फटाफट रिवाइज करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जवाब मेरे बताने से पहले सोच लें। पहला सवाल, आग की खोज किस काल में हुई थी? जरा शिकारी संग्राहकों के उस सबसे लंबे दौर को याद कीजिए। सही जवाब है पुरापाषाण काल। अगला सवाल, मध्य पाषाण काल के उन छोटे और तेज औजारों को क्या कहते हैं? इसी खोज ने तो उस युग को एक और नाम दिया था। इन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? उस दौर के बारे में सोचिए जब खेती जैसी बड़ी क्रांतियां हो रही थीं। जवाब है नवपाषाण काल। अच्छा, भारतीय उपमहाद्वीप में खेती का सबसे पहला सबूत कहाँ मिलता है? याद कीजिए हमारी प्रमुख स्थलों वाली लिस्ट। वो जगह है मेहरगढ़। मनुष्यों ने सबसे पहली धातु कौन सी खोजी थी जिससे पाषाण युग के अंत का संकेत मिला? इसी खोज से एक नया युग, ताम्रपाषाण युग शुरू हुआ, और वो धातु थी तांबा। और इसी के साथ पाषाण युग का हमारा ये सफर यहीं समाप्त होता है। हमने क्या समझा? यही कि हमारी आज की दुनिया की नींव उस बहुत दूर के अतीत में रखी गई थी। आग की खोज, औजारों का बनना, कला का जन्म, पशुपालन और सबसे बढ़कर खेती की क्रांति, यह सब वो मजबूत नींव के पत्थर थे जिन्होंने इंसानों को छोटे घुमंतु समूहों से निकालकर बड़े बसे हुए समुदायों तक पहुंचाया। और इसी ने आगे चलकर भारत की पहली महान शहरी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए रास्ता तैयार किया। सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में, एक ऐसी सभ्यता जो मिस्र और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताओं से भी बड़ी थी, जिसके शहर इतने शानदार थे कि आज के मॉडर्न शहरों को भी शर्मिंदा कर दें। लेकिन फिर भी हम उनके बारे में बहुत ही कम जानते हैं। उन्होंने अपने पीछे कोई राजा महाराजा, कोई आलीशान मकबरा या इतिहास की कोई किताब नहीं छोड़ी, बस कुछ खामोश सुराग छोड़े हैं जो एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली की तरह बिखरे पड़े हैं। तो चलिए आज सिंधु घाटी सभ्यता के इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। स्क्रीन पर जो ये दिख रहा है, ये एक मोहर है, सिंधु घाटी सभ्यता की एक निशानी। इन छोटे छोटे निशानों में एक पूरी की पूरी भाषा छिपी है, एक ऐसी कहानी जिसे समझने की कोशिश में दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। और यही इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। उनकी आवाज हमारे सामने है, पर हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी दुनिया का पहला सफर। ये कहानी है एक बहुत बड़ी
और खामोश सभ्यता की, जिसका फैलाव आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं और समय में पीछे चलते हैं। ये सभ्यता करीब 3300 ईसा पूर्व में शुरू हुई, यानी कि जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे तब यहाँ एक पूरी सभ्यता जन्म ले रही थी। 2600 ईसा पूर्व आते आते ये अपने चरम पर पहुंच गई और फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व तक ये धीरे धीरे इतिहास की धूल में खो गई। 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर, ये बस एक नंबर नहीं है, सोचिए जरा। ये वो इलाका था जिस पर सिंधु घाटी के लोगों का कंट्रोल था। ये इतना बड़ा था कि उस समय की दो सबसे बड़ी सभ्यताओं मिस्र और मेसोपोटामिया को अगर मिला भी दें तो भी ये उनसे बड़ी थी। कमाल है। और यहीं से असली पहेली शुरू होती है। इतनी बड़ी, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन जिसके शहर आज के बेस्ट अर्बन प्लानर्स को भी टक्कर दे दें, लेकिन कहीं कोई राजा नहीं, कोई आलीशान महल नहीं, कोई बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं। ये एक ऐसा समाज था जिसने कमाल की व्यवस्था तो बनाई, पर शायद किसी एक शासक की जय जयकार नहीं की। तो सवाल ये है कि हमें पता क्या है? चलिए उन सबूतों पे नजर डालते हैं जो वो हमारे लिए छोड़ गए हैं, और शुरुआत करते हैं उनकी सबसे शानदार चीज से, उनके शहरों से। जरा इन दो तरह के शहरों को देखिए। एक तरफ मेसोपोटामिया के शहर जहां टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं जैसे कोई भूल भुलैया हो, और अब देखिए मोहनजोदाड़ो को। क्या बात है, एकदम सीधी सड़कें, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई, बिल्कुल आज के किसी मॉडर्न शहर की तरह। ये लोग वाकई अपने समय से बहुत बहुत आगे थे। और ये तो उनके इंजीनियरिंग का कमाल है। मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बात, ये सिर्फ कोई तालाब नहीं था। सोचिए, 4,500 साल पहले उन्होंने इसे पक्की ईंटों से बनाया और नेचुरल टार से वाटरप्रूफ तक कर दिया था। तो ये था क्या? कोई मंदिर, कोई कम्युनिटी पूल? हम पक्के तौर पर तो नहीं जानते, पर एक बात साफ है, ये उस जमाने का एक अजूबा था। और ऐसा भी नहीं था कि इनके सारे शहर एक जैसे थे। नहीं, हर शहर का अपना एक खास काम था, अपनी एक स्पेशलिटी थी। जैसे लोथल, वो एक बिजी पोर्ट था। कालीबंगा खेती का सेंटर था। अरे वहां तो दुनिया के सबसे पुराने जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। और धोलावीरा, वहां का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तो आज भी इंजीनियर्स को हैरान कर देता है। मतलब ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी। इन शहरों की कहानी सिर्फ इनकी प्लानिंग और इंजीनियरिंग तक ही खत्म नहीं होती। इनकी एक और बड़ी ताकत थी, इनका ट्रेड, इनका व्यापार। ये शहर दुनिया से कटे हुए नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क का सेंटर थे, जिसके तार हजारों किलोमीटर दूर तक जुड़े थे। तो सवाल ये है कि ये लोग बेचते क्या थे? सबसे पहले और सबसे जरूरी, कॉटन। जी हाँ, कपास। ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया और उससे कपड़ा बनाया। आज जो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं ना, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके अलावा खूबसूरत मोतियों की मालाएं, कीमती पत्थर, मेटल का सामान, ये सब मेसोपोटामिया तक जाता था। और हर सामान पर लगती थी इनकी खास मुहर, शायद क्वालिटी की गारंटी, या फिर कह सकते हैं उस जमाने की ब्रांडिंग। और इस समुद्री व्यापार का सबसे पक्का सबूत ये है लोथल का डॉकयार्ड। ये दुनिया का सबसे पुराना मैन मेड पोर्ट माना जाता है। जरा सोचिए, यहाँ बड़े बड़े जहाज आते होंगे, सामान लोड होता होगा और फिर वो निकल पड़ते होंगे दूर देशों के सफर पर। ये उस जमाने का ग्लोबलाइजेशन था, वो भी आज से 4,500 साल पहले। लेकिन हमें ये सब पता कैसे चला? इसका सुराग हमें मिला मेसोपोटामिया की पुरानी लिखावटों से। इन लिखावटों में एक रहस्यमयी जगह का नाम बार बार आता है, मेलुहा। और कहा गया है कि मेलुहा से बहुत कीमती सामान आता था। और ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये मेलुहा कोई और नहीं बल्कि सिंधु घाटी ही थी। ये एक सीधा कनेक्शन है, एक पक्का सबूत। तो अब तक हमने वो देखा जो हम जानते हैं, पर अब बात करते हैं उन सवालों की जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। ये इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा केस है, एक ऐसी मिस्ट्री जो आज भी सबको परेशान करती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, वो हमें क्या बताना चाहते थे? उनकी लिखाई का क्या मतलब था? हजारों चीजों पर, मोहरों पर, बर्तनों पर हमें ये निशान मिलते हैं। ये एक ऐसी भाषा है जो आंखों के सामने है, पर हम इसे पढ़ नहीं सकते। हर निशान एक पहेली है, एक कहानी का खोया हुआ टुकड़ा। तो आखिर इसे पढ़ना इतना मुश्किल क्यों है? इसकी 3 बड़ी वजह हैं।
पहली, हमारे पास कोई रोज़ेटा स्टोन नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिस पर यही बात 2 भाषाओं में लिखी हो। दूसरी वजह, ये लिखावटें बहुत ही छोटी हैं, ज़्यादातर सिर्फ 4 या 5 निशान। और तीसरी, हमें ये ही नहीं पता कि ये किस भाषा परिवार से है। क्या ये द्रविड़ थी, इंडो आर्यन, या कोई ऐसी भाषा जो अब हमेशा के लिए खो चुकी है। दूसरा बड़ा सवाल, इन सबको चला कौन रहा था? आखिर बॉस कौन था? देखिए, जब हम मिस्र या मेसोपोटामिया को देखते हैं तो वहां राजाओं के होने के पक्के सबूत हैं। बड़े बड़े महल, मूर्तियां, मकबरे। लेकिन सिंधु घाटी में कुछ भी नहीं। तो इसका क्या मतलब निकाले? क्या वहां कोई राजा था ही नहीं, या फिर उनका राज करने का तरीका ही अलग था? हो सकता है कोई एक राजा ना हो, बल्कि कुछ व्यापारियों या पुजारियों की एक काउंसिल सब कुछ संभालती हो। एक और पहेली। और अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। आखिर हुआ क्या इस महान सभ्यता का? ये खूबसूरत, वेल प्लान्ड शहर वीरान कैसे हो गए? वो लाखों लोग कहाँ चले गए? जो सबसे पॉपुलर थियरी है वो ये कहती है कि इनका अंत अचानक नहीं हुआ। मतलब किसी ने हमला नहीं किया या कोई बहुत बड़ी बाढ़ नहीं आई, बल्कि ये धीरे धीरे हुआ। शायद मौसम बदल गया, मॉनसून कमजोर हो गया, नदियां सूखने लगी, या हो सकता है कि नदियों ने अपना रास्ता ही बदल लिया हो और खेती बर्बाद हो गई। तो लोग धीरे धीरे इन शहरों को छोड़कर छोटे गांवों में बसने लगे और वक्त के साथ ये महान सभ्यता इतिहास की धूल में खो गई। तो इतने सारे सवाल हैं, इतने सारे रहस्य हैं, फिर भी ये जानना हमारे लिए आज जरूरी क्यों है? सिंधु घाटी की सभ्यता आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? उनकी विरासत आज भी जिंदा है। हमारे शहरों की प्लानिंग, साफ सफाई का सिस्टम, ये सब उन्होंने ही शुरू किया। उन्होंने दुनिया को कॉटन दिया, ये दिखाया कि इंटरनेशनल ट्रेड नया नहीं, हजारों साल पुराना है। और शायद सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक ऐसे समाज का उदाहरण पेश किया जो शायद हमसे कहीं ज्यादा बराबरी और शांति से रहता था। और आखिर में कहानी वापस वहीं आ जाती है, इन खामोश निशानों पर। इस पूरी पहेली की चाबी इन्हीं में छिपी है। और ये सिर्फ कोई किताबी पहेली नहीं है। आज भी जो कोई इस लिपि को पढ़ लेगा, उसके लिए $1 मिलियन का इनाम है। एक पुराना राज जिसका जवाब भविष्य में किसी के इंतजार में है। और क्या पता, शायद वो दिन दूर नहीं जब हम इनकी खामोशी को सुनना सीख जाएंगे। कभी सोचा है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के वो महान शहर एकदम खामोश हो गए तो इसके बाद भारत में हुआ क्या? आज हम सब मिलकर वैदिक युग के एक सफर पे निकलने वाले हैं। एक ऐसा दौर जिसने भारत के समाज, धर्म और राजनीति की वो बुनियाद रखी जिसका असर आज भी महसूस होता है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। यही वो सवाल है जो इतिहासकारों को सदियों से अपनी तरफ खींचता रहा है। जरा सोचिए, एक इतनी विकसित शहरी सभ्यता लगभग गायब सी हो जाती है और उसकी जगह एक बिल्कुल ही अलग तरह की जीवन शैली ले लेती है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये एक नई दुनिया की शुरुआत थी। आइए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो हम बात कर रहे हैं लगभग 900 सालों के एक लंबे दौर की, जो 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 600 ईसा पूर्व तक चला। इसे समझने के लिए 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला प्रारंभिक या ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। और इन दोनों के बीच 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक असली गेम चेंजर आता है, लोहा। ये वो खोज थी जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। ये रहा हमारे आज के सफर का रोड मैप। हम देखेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, फिर प्रारंभिक और बाद के वैदिक काल के जीवन में उतरेंगे, उनके बीच के बड़े फर्क को समझेंगे और आखिर में कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है इंडो आर्यंस नाम के लोगों के एक समूह के आने से। वो सिर्फ नए लोग नहीं थे, वो अपने साथ एक नई भाषा लाए, संस्कृत, और साथ लाए पवित्र ग्रंथों का एक पूरा संग्रह जिन्हें वेद कहा गया। असल में वेद इतने ज्यादा महत्वपूर्ण थे कि पूरे युग का नाम ही उन्हीं पर पड़ गया, वैदिक युग। अच्छा, तो ये आर्य शब्द का मतलब क्या है? देखिए, इसका नस्ल से कोई लेना देना नहीं था, जैसा कि बाद में लोगों ने मान लिया। संस्कृत में इसका सीधा मतलब है श्रेष्ठ या कुलीन, और ये एक कल्चरल पहचान थी। मतलब जो संस्कृत बोलता था और वैदिक परंपराओं को मानता था वो आर्य था, जो नहीं वो अनार्य। इन्होंने अपना शुरुआती घर सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि को बनाया। चलिए अब इस युग के पहले हिस्से पर ध्यान देते हैं, ऋग्वैदिक काल।
इस समय के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसका एक ही जबरदस्त सोर्स है, ऋग्वेद, जो सबसे पुराना वेद है। आप इसे देवताओं की तारीफ में लिखे गए 1028 भजनों का एक कलेक्शन समझ सकते हैं, जो हमें उस जमाने की दुनिया में झांकने का एक सीधा मौका देता है। तो ऋग्वैदिक जीवन था कैसा? चलिए दिमाग में एक तस्वीर बनाते हैं। लोग जन नाम के कबीलों में रहते थे। उनका जो लीडर होता था राजन, वो कोई असीमित शक्तियों वाला राजा नहीं था। उसकी ताकत को सभा और समिति नाम की परिषदें कंट्रोल करती थीं। समाज में काफी हद तक बराबरी थी। किसी का रुतबा उसके काम से तय होता था, इस बात से नहीं कि वो किस परिवार में पैदा हुआ है। और दौलत का मतलब था मवेशी, जिसके पास जितनी ज्यादा गायें वो उतना अमीर। और अगर देवताओं की बात करें तो एक नाम सबसे ऊपर था, इंद्र, युद्ध और बारिश के देवता। उनका एक बहुत दिलचस्प नाम भी था, पुरंदर, जिसका मतलब है किलों को तोड़ने वाला। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में आते हैं, उत्तर वैदिक काल। और ये कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं था, ये तो एक भूकंप जैसा था, एक ऐसा दौर जिसने समाज के पूरे ताने बाने को ही बदल कर रख दिया। ये कोई मजाक नहीं है। 1000 ईसा पूर्व के आसपास सच में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या था? इस जबरदस्त बदलाव के पीछे की वजह थी एक साधारण सी धातु, लोहा। सोचिए, लोहे की कुल्हाड़ियों से लोगों ने घने जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया, खासकर गंगा के उपजाऊ मैदानों में। और इसने खेती में एक क्रांति ला दी। अब जिंदगी मवेशियों के पीछे भागने की नहीं थी, बल्कि जमीन पर बसकर फसलें उगाने की थी। जैसे जैसे बस्तियां बढ़ीं, छोटे कबीले यानी जन बड़े राज्यों यानी जनपदों में बदल गए। ये एक नया पॉलिटिकल और सोशल सीन था। और इसी दौर में 3 और वेद और कई दार्शनिक ग्रंथ भी लिखे गए। लेकिन ये बदलाव सिर्फ खेतों और शहरों में नहीं हो रहा था, ये लोगों के दिमाग के अंदर भी हो रहा था। ये एक बौद्धिक क्रांति का समय था, और इसका सबूत है ये नंबर 108। कुल 108 उपनिषद लिखे गए। इन ग्रंथों ने बड़े बड़े यज्ञों से ध्यान हटाकर जिंदगी के गहरे सवालों पर फोकस किया। आत्मा क्या है? ब्रह्मांड कैसा है? कर्म और मोक्ष क्या है? इन दोनों दौर को असल में समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें आमने सामने रखकर देखा जाए। इनके बीच का जो अंतर है उसे समझना ही इस पूरे पीरियड को समझने की चाबी है, खासकर अगर कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। अगर इस पूरे 900 साल के बदलाव को सिर्फ एक लाइन में कहना हो तो वो ये है। ये कहानी है एक ऐसे समाज से जो काफी हद तक बराबर था और मवेशियों पर निर्भर था। एक ऐसे समाज की तरफ जाने की जो ऊंच नीच में बटा हुआ था और खेती पर आधारित था। यही सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी बदलाव था। चलिए इस टेबल को जरा गौर से देखते हैं, क्योंकि ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। समाज में जो लचीली वर्ण व्यवस्था थी वो जन पर आधारित कठोर जाति व्यवस्था बन गई। अर्थव्यवस्था मवेशियों से हटकर खेती और व्यापार पर आ गई। राजनीति में चुने हुए मुखिया की जगह वंशानुगत राजाओं ने ले ली। धर्म में इंद्र और अग्नि जैसे प्रकृति देवताओं की जगह प्रजापति और विष्णु जैसे देवताओं ने ले ली, और यज्ञ बहुत जटिल हो गए। और हाँ, महिलाओं की स्थिति में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया और सार्वजनिक जीवन में उनका रोल कम हो गया। इतने सारे बदलावों के बाद ऐसा लग सकता है कि वैदिक युग तो बस इतिहास में कहीं खो गया, पर सच तो ये है कि इसने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी भारतीय संस्कृति और सोच में बहुत गहराई तक मौजूद है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य को ही ले लीजिए, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है। ये सीधा मुंडक उपनिषद से आया है, जो उत्तर वैदिक काल की बौद्धिक दौलत का एक जीता जागता सबूत है। ये दिखाता है कि कैसे उस प्राचीन दौर के विचार आज भी देश की आत्मा में गूंजते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय दर्शन के 6 महान स्कूल, जिन्हें हम षड्दर्शन के नाम से जानते हैं, इन सब की जड़ें इसी दौर के चिंतन में हैं। सांख्य, योग, न्याय, इन सभी ने भारतीय सोच को एक ढांचा दिया। और हाँ, एग्जाम के लिहाज से इन दर्शनों और उनके संस्थापकों को मैच करना एक क्लासिक सवाल है। चलिए अब अपनी जानकारी को और पैना करते हैं। हम कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और आम गलतियों पर फोकस करने जा रहे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में सामने आती हैं, ताकि तैयारी एकदम पक्की हो जाए। इतना बड़ा टॉपिक है तो सबसे जरूरी सवाल यही है कि फोकस कहाँ करें। तो चलिए कुछ सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फैक्ट्स को पकड़ते हैं, वो डिटेल्स जो एक अच्छे स्कोर और एक बेहतरीन स्कोर के बीच का फर्क तय कर सकती हैं।
ये रहा एक क्लासिक एग्जाम टॉपिक, वैदिक नदियों के पुराने नामों को उनके आज के नामों से मिलाना। अक्सर विपाशा, जो अब व्यास है, या परुष्णी, जो अब रावी है, जैसे नाम पूछ लिए जाते हैं। इस टेबल को याद रखने से कुछ नंबर तो पक्के हो ही सकते हैं। आइए कुछ आम गलतियों से बचते हैं। देवता याद रखिए, प्रारंभिक काल में इंद्र, बाद में प्रजापति, मिक्स नहीं करना। समाज पहले पेशा फिर जन्म। वर्ण व्यवस्था का ये विकास याद रखना जरूरी है। अर्थव्यवस्था पहले गाय फिर अनाज, यानी पशुपालन से खेती की तरफ का सफर। अनाज यव यानी जौ और व्रीहि यानी चावल, ये शब्द जरूरी हैं। और सोर्स प्रारंभिक काल के लिए सब कुछ सिर्फ ऋग्वेद से पता चलता है बस। तो आखिर में वैदिक युग की कहानी है क्या? ये एक सफर की कहानी है, एक खानाबदोश पशु पालने वाले कबीले से एक जगह बसकर खेती करने वाले राज्य तक। यही वो बदलाव है, वो मोड़ है जो इस पूरे दौर को परिभाषित करता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वैदिक युग ने भारत की बुनियाद रखी। लेकिन हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जैसे जैसे समाज ज्यादा कठोर और ऊंच नीच वाला होता गया, क्या उसने अनजाने में भविष्य में होने वाले विरोध के बीज भी बो दिए? क्या बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे आंदोलनों का उठना, जिन्होंने इस कठोरता को चुनौती दी, उत्तर वैदिक काल में बनी व्यवस्थाओं की सीधी प्रतिक्रिया थी? ये एक ऐसा सवाल है जो भारतीय इतिहास में हमेशा गूंजता रहता है। सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में इतिहास पढ़ते समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जहां आकर अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है ना? दोनों एक ही समय के आसपास आए, दोनों के संस्थापकों की कहानी मिलती जुलती है। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, इन दोनों धर्मों को साथ साथ रखकर देखेंगे और उन बारीक अंतरों को समझेंगे जहां से अक्सर सवाल बनते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि वो कौन सा दौर था जब इन दोनों धर्मों की शुरुआत हुई। फिर चलेंगे उन दो राजकुमारों की जिंदगी में जिन्होंने सच की तलाश में सब कुछ छोड़ दिया। इसके बाद हम उनकी शिक्षाओं में गहरा गोता लगाएंगे, देखेंगे कि क्या एक जैसा था और क्या बिल्कुल अलग। फिर ये भी जानेंगे कि कैसे समय के साथ ये धर्म अलग अलग शाखाओं में बटे। और आखिर में नजर डालेंगे उनकी उस शानदार विरासत पर जो आज भी हमारे सामने खड़ी है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, दो रास्ते एक लक्ष्य। जरा उस समय के भारत को समझते हैं जब इन धर्मों ने आकार लिया। ये सवाल दिमाग में जरूर आता होगा कि आखिर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा क्या हुआ कि अचानक दो बड़े धर्मों का उदय हो गया। देखिए, असल में उस वक्त का समाज एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। जो वैदिक कर्मकांड थे वो बहुत ज्यादा जटिल और खर्चीले हो गए थे। जाति व्यवस्था भी काफी कठोर हो चली थी। ऐसे में आम इंसान को लग रहा था कि मोक्ष का रास्ता तो बहुत मुश्किल है। बस इसी सामाजिक बेचैनी के बीच जैन और बौद्ध धर्म ने लोगों को एक ज्यादा सरल, नैतिक और सबके लिए खुला रास्ता दिखाया। अब आते हैं इस कहानी के नायकों पर, वो राजकुमार जिन्होंने महलों की जिंदगी छोड़ दी। ये बात अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि इन दोनों धर्मों की नींव रखने वाले महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे। उन्होंने सच को जानने के लिए राजपाट का सारा सुख ठुकरा दिया। अच्छा, अब ये वाला हिस्सा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में सवाल बनते हैं। महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब मजे की बात देखिए, महावीर के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था, है ना कंफ्यूजिंग? इसी तरह उनकी पत्नियों के नाम देखिए, यशोदा और यशोधरा। ये इतने मिलते जुलते नाम हैं कि परीक्षा में गलती होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो इन डिटेल्स को अच्छे से याद रखना बहुत जरूरी है। दोनों ने ही ज्ञान के लिए घर छोड़ा, लेकिन उनके तपस्या का रास्ता और समय दोनों अलग थे। महावीर स्वामी ने 30 साल की उम्र में घर छोड़ा और उसके बाद पूरे 12 साल की कठोर तपस्या की, तब जाकर उन्हें कैवल्य यानी परम ज्ञान मिला। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने 29 साल की उम्र में घर छोड़ा और 6 साल की तपस्या के बाद ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। ये समय का अंतर 12 साल और 6 साल, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो कैवल्य शब्द हमने सुना, इसका मतलब क्या है? देखिए, जैन धर्म में ये अल्टीमेट गोल है। कैवल्य का मतलब है वो सर्वोच्च ज्ञान पा लेना जिसके बाद जानने के लिए और कुछ बाकी ना रहे। ये वो अवस्था है जब आत्मा जन्म और मृत्यु के इस पूरे साइकिल से हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। और बौद्ध धर्म में एक बहुत जरूरी टर्म है महाविनिष्क्रमण। इसका सीधा सा मतलब है महान त्याग या द ग्रेट रिनाउंसिएशन।
ये शब्द खास तौर पर उस एक घटना के लिए इस्तेमाल होता है जब राजकुमार सिद्धार्थ ने 29 साल की उम्र में सच की खोज के लिए अपना राजमहल और परिवार छोड़ दिया था। यहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। तो हमने संस्थापकों के जीवन की यात्रा को तो समझ लिया। अब जरा उनकी टीचिंग्स, उनकी शिक्षाओं में गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि उनके दर्शन का मूल क्या था। एक और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक, त्रिरत्न। नाम तो एक जैसा है, 3 रत्न, पर मतलब बिल्कुल अलग है और यहीं पर एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। जैन धर्म में त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, मतलब सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। ये तीनों चीजें इंसान के अपने कर्मों से जुड़ी हैं। वहीं बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, यानी मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, उनके धम्म यानी शिक्षा की शरण में जाता हूं और संघ यानी बौद्ध समुदाय की शरण में जाता हूं। इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ समझना जरूरी है। अब बात करते हैं जैन धर्म की नींव की, मतलब पंच महाव्रत की। ये 5 महान व्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा जमा ना करना। अब यहां एक कैच है जो एग्जाम में आता है। पहले 4 व्रत 23 तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत यानी ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ये एडिशन किसने किया, ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो फिर बौद्ध धर्म का कोर आइडिया क्या है? ये टिका है 4 आर्य सत्यों पर। बुद्ध ने इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाया। पहली सच्चाई, दुनिया में दुख है। ठीक है, तो दुख क्यों है? दूसरी सच्चाई, इसका कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा। अच्छा, तो क्या इससे छुटकारा मिल सकता है? तीसरी सच्चाई, हाँ बिल्कुल, दुख का अंत संभव है। और कैसे? वो है चौथी सच्चाई, अष्टांगिक मार्ग पर चलकर। बस यही बौद्ध दर्शन का पूरा सार है। अब कुछ और बड़े अंतर देखते हैं। सबसे पहले तो भाषा। जैन उपदेश प्राकृत में है और बौद्ध उपदेश पाली में। दोनों ही उस जमाने में आम लोगों की भाषाएं थीं, ताकि संदेश सब तक पहुंच सके। लेकिन इससे भी बड़ा एक दार्शनिक अंतर है, और वो है आत्मा को लेकर। जैन धर्म ये मानता है कि एक आत्मा होती है जो स्थायी है, पर बौद्ध धर्म अनात्म की बात करता है, मतलब नो सोल थियरी। ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों की सोच में। समय के साथ क्या होता है, चीजें बदलती हैं, और ऐसा ही इन धर्मों के साथ भी हुआ। संस्थापकों के जाने के बाद दोनों ही धर्मों में बड़े बंटवारे हुए और अलग अलग विचारधाराओं का जन्म हुआ। चलिए इसे समझते हैं। जैन धर्म में 2 मेन ब्रांच बनी, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब सफेद कपड़े पहनने वाले, और दिगंबर मतलब आकाश को ही वस्त्र मानने वाले। इनके लीडर अलग थे, एक तरफ स्थूलभद्र, दूसरी तरफ भद्रबाहु। कपड़ों का फर्क तो है ही, लेकिन महिलाओं के मोक्ष को लेकर भी इनकी सोच अलग है। और तो और महावीर स्वामी शादीशुदा थे या नहीं, इस पर भी दोनों में मतभेद है। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए गोल्ड माइन है। और बिल्कुल ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी एक बड़ा बंटवारा हुआ, खासकर चौथी बौद्ध काउंसिल के बाद। ये 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। हीनयान यानी छोटा वाहन और महायान यानी बड़ा वाहन। सबसे बड़ा फर्क ये था कि हीनयान में बुद्ध को एक महान इंसान, एक गुरु माना गया, लेकिन महायान में उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया और मूर्ति पूजा शुरू हुई। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। साथ ही इनकी धार्मिक भाषाएं भी अलग हो गई, हीनयान में पाली और महायान में संस्कृत। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। ये धर्म सिर्फ किताबों और विचारों में जिंदा नहीं रहे, बल्कि इन्होंने पत्थर पर अपनी ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी वक्त को मात दे रही है। और ऐसा कैसे हुआ? ये हुआ शाही संरक्षण की वजह से। तो कौन थे वो राजा जिन्होंने इन धर्मों को सपोर्ट किया? देखिए, जैन धर्म को सपोर्ट करने वालों में उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग के राजा खारवेल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और बौद्ध धर्म की बात करें तो सम्राट अशोक का नाम तो सबसे ऊपर आता है। उनके अलावा बिंबिसार और कनिष्क का संरक्षण भी बहुत अहम था। इसी रॉयल सपोर्ट ने इन धर्मों को पूरे भारत और दुनिया के कोनों तक फैलाने में मदद की। अब इन धर्मों को व्यवस्थित रखने के लिए, उनकी शिक्षाओं को एक जगह लाने के लिए समय समय पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई, जिन्हें संगीति या काउंसिल कहते हैं। जैन धर्म की पहली संगीति पाटलिपुत्र में हुई। बौद्ध धर्म में कुल 4 हुई, लेकिन एग्जाम के लिए तीसरी और चौथी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अशोक और कनिष्क के समय में हुई। कौन सी काउंसिल कहाँ हुई और उस वक्त राजा कौन था, ये मैच द कॉलम में अक्सर पूछा जाता है। जैन आर्किटेक्चर की भव्यता की बात करें तो एक नाम दिमाग में सबसे पहले आता है, दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू।
अगर कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा। संगमरमर पर इतनी बारीक और खूबसूरत कारीगरी है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और वहीं बौद्ध धर्म की विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक है सांची का महान स्तूप। सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था। ये सिर्फ एक धार्मिक स्मारक नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास का एक जीता जागता सबूत है, जिसे दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। अहिंसा, करुणा, इच्छाओं पर काबू, ये हजारों साल पुराने सिद्धांत आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कितने मायने रखते हैं? शायद इन शिक्षाओं की जरूरत आज पहले से भी ज्यादा है। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम में नंबर लाने के लिए नहीं, बल्कि हमें जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। सोचकर देखिए, आज से लगभग 2500 साल पहले भारत में एक सुपर पावर का जन्म हो रहा था। एक ऐसा साम्राज्य जो सिर्फ भारत का पहला महान साम्राज्य ही नहीं बना, बल्कि आज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कामयाबी की गारंटी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मगध की। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी चल रही है तो मगध के उदय को समझना सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं है, ये उन मुश्किल सवालों को सॉल्व करने जैसा है जो रैंक बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि गंगा के मैदानों में बसा आखिर एक राज्य बाकी सब पर इतना हावी कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ इसलिए हुआ कि वहां के राजा बहुत काबिल थे, या इसके पीछे कोई गहरी वजह थी? देखिए, इसका जवाब छिपा है भूगोल, अर्थशास्त्र और मिलिट्री स्ट्रैटेजी के एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन में। मगध की कहानी उन फैसलों की कहानी है जिन्होंने भारत के भविष्य की नींव रखी। तो चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। अपने इस कहानी को समझने के लिए हम अपना सफर शुरू करेंगे उस दौर से जब 16 ताकतवर राज्य आपस में लड़ रहे थे। फिर हम पता लगाएंगे उन सीक्रेट हथियारों का जिन्होंने मगध को अजेय बना दिया। इसके बाद हम हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश के महान और कभी-कभी क्रूर शासकों की दुनिया में गोता लगाएंगे। और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक अपमान ने भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के लिए स्टेज तैयार कर दिया। तो देखिए, कहानी शुरू होती है वैदिक काल के बाद। उस समय एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, लोहा। लोहे के हल से खेत ज्यादा उपजाऊ हो गए और लोहे की तलवारों ने जंग का मैदान ही बदल दिया। अब छोटे छोटे कबीले बड़े बड़े राज्यों में बदल रहे थे, जिन्हें हम 16 महाजनपद कहते हैं। ये वो दौर था जब हर कोई टॉप पर पहुंचना चाहता था और पूरे भारत में सत्ता का एक महासंग्राम छिड़ा हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि हमें इन 16 राज्यों के बारे में पता कहां से चलता है? देखिए, इतिहासकार 2 प्राचीन ग्रंथों का जिक्र करते हैं और ये दोनों नाम एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। समझ लीजिए कि ये किताबें उस जमाने में झांकने के लिए खिड़की की तरह हैं, जो हमें बताती हैं कि हाँ, ये शक्तिशाली राज्य सच में थे। इन 16 राज्यों में भी काशी, कोसल, अवंती और हाँ, अपना मगध, ये कुछ ऐसे नाम थे जो रेस में सबसे आगे थे। हर राज्य की अपनी ताकतवर राजधानी थी, अपने बड़े बड़े सपने थे। ये सब सत्ता के लिए आपस में भिड़ रहे थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि इस रेस में विनर तो कोई एक ही बनने वाला था। और यहीं पर आता है हमारा सबसे बड़ा सवाल। 16 ताकतवर दावेदारों के बीच मगध में ऐसा क्या खास था जिसने उसे इनविंसिबल मतलब अजेय बना दिया? ये कोई तुक्के की बात नहीं थी। इसके पीछे छिपे थे कुछ ठोस कारण, कुछ सॉलिड भौगोलिक, आर्थिक और सैन्य राज जो मगध को सुपर पावर बनाने वाले थे। देखिए, मगध की सक्सेस के पीछे ना 4 मेन वजहें थीं। पहली, उसकी लोकेशन, वो नदियों और पहाड़ों से घिरा एक नेचुरल किला था। दूसरी, उसकी इकोनॉमिक पावर, गंगा के उपजाऊ मैदानों से इतनी फसल होती थी कि एक बड़ी सेना को खिलाने और व्यापार के लिए पैसे की कोई कमी नहीं थी। तीसरी वजह, रिसोर्सेज, पास में ही लोहे की खदानें थीं जिससे उन्हें सबसे अच्छे हथियार मिले। और आखिर में उनका ट्रम्प कार्ड, युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल, जो दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तो मगध की इस महान कहानी को असल में आकार देना शुरू किया उसके पहले ऐतिहासिक राजवंश ने, हर्यक वंश। इन्हीं राजाओं ने वो बुनियाद रखी जिस पर आगे चलकर मौर्य जैसा विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही काम की ट्रिक, एग्जाम्स के लिए ये मतलब रामबाण है। मगध पर राज करने वाले वंशों को क्रम में याद रखने के लिए बस ये एक लाइन याद रखनी है, हसीन माशूक साथ। ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंद, मा से मौर्य, शू से शुंग, क से कण्व और सात से सातवाहन। बस ये लाइन रट लो, क्रोनोलॉजी की टेंशन खत्म।
तो हर्यक वंश में हमें मेनली 4 किरदारों पर फोकस करना है। बहुत ही शातिर फाउंडर बिंबिसार, उसका आक्रामक बेटा अजातशत्रु, शहर बसाने वाला उदाइन और आखिर में एक नालायक राजा नागदशक। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन सब ने मगध की किस्मत को कैसे बदला। बिंबिसार जो था वो एक नंबर का स्ट्रैटेजिस्ट था। उसे पता था कि हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती, तो उसने क्या किया? उसने शादी को अपना हथियार बनाया। आसपास के जो बड़े बड़े राज्य थे जैसे कोसल, वैशाली, वहां की राजकुमारियों से शादी कर ली। अब रिश्तेदारी बन गई तो दुश्मनी खत्म। और तो और कोसल से तो उसे दहेज में काशी मिल गया, मतलब बैठे बैठाए एक पूरा प्रांत। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो सिर्फ डिप्लोमेसी पर चलता था। जब दोस्ती से बात नहीं बनी तो उसने अंग राज्य पर सीधा हमला किया और उसे जीत लिया। और अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। बाप और बेटे की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। बिंबिसार जहां रिश्ते जोड़ रहा था, वहीं उसका बेटा अजातशत्रु रिश्ते तोड़ रहा था। और गर्दनें भी। उसे पितृहंता भी कहते हैं, क्योंकि उसने राजगद्दी के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी थी। वो एक बेरहम योद्धा था। उसने वैशाली को जीतने के लिए 2 खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए, रथमूसल और महाशिलाकंटक। अरे ये बिल्कुल वैसे ही हथियार थे जैसे हमने बाहुबली फिल्म में देखे हैं। सोचिए उस जमाने में कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी थी। तो जैसा बाप वैसा बेटा। अजातशत्रु के बाद आया उसका बेटा उदाइन, और कहते हैं कि उसने भी अपने पिता की हत्या की थी। लेकिन इतिहास उसे एक काम के लिए सबसे ज्यादा याद रखता है। उसने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर बसाया, पाटलिपुत्र। जी हां, वही जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। उसका यह मूव बहुत ही स्मार्ट था। उसने राजधानी को पहाड़ों से घिरे राजगृह से निकालकर नदियों के बीच इस जलदुर्ग में शिफ्ट कर दिया। इससे व्यापार पर भी कंट्रोल हो गया और सुरक्षा भी बढ़ गई। अब हर्यक वंश का पतन शुरू होता है। वंश का जो आखिरी राजा था नागदशक, वो एकदम निकम्मा निकला। जनता उसके राज से इतनी परेशान हो गई कि लोगों ने ही उसे गद्दी से उतार फेंका और उसकी जगह उसके एक काबिल मंत्री शिशुनाग को राजा बना दिया। और यहीं से शुरू होती है कहानी शिशुनाग वंश की, जिसने मगध के साम्राज्य को और भी बड़ा बनाया। अच्छा, यहां पे एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है जो एग्जाम्स में बहुत आता है, मगध की राजधानियां। तो चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले थी राजगृह, फिर उदाइन ने बनाई पाटलिपुत्र। इसके बाद शिशुनाग ने कुछ टाइम के लिए वैशाली को कैपिटल बनाया, लेकिन आखिर में उसके बेटे कालाशोक ने वापस पाटलिपुत्र को परमानेंट कैपिटल बना दिया। बस इतना ही है। हाँ, और कालाशोक से जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसने दूसरी बौद्ध संगीति यानी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। शिशुनाग वंश के बाद मगध की गद्दी पर वो आया जिसे भारत का पहला एम्परर कहा जा सकता है, महापद्मनंद। वो किसी राजघराने से नहीं था। पुराण कहते हैं कि वो एक शूद्र कुल से था और उसने अपनी ताकत के बल पर सिंहासन पर कब्जा किया। वो इतना ताकतवर था कि उसने लगभग सारे क्षत्रिय राजाओं को हरा दिया और टाइटल लिया सर्वक्षत्रियान तक, मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। लेकिन कहते हैं ना, सत्ता का नशा बहुत बुरा होता है। नंद वंश जितनी तेजी से ऊपर चढ़ा उतनी ही नाटकीय तरीके से नीचे भी गिरा, और इस गिरावट की वजह बना उसका आखिरी राजा। नाम था धनानंद। जैसा नाम वैसा काम। धन का उसे बहुत लालच था और घमंड भी। जनता पर भारी भरकम टैक्स लगाता था और बहुत क्रूर था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर का कंटेम्पररी था। जिस वक्त सिकंदर दुनिया जीतते हुए भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, उस वक्त मगध का राजा यही धनानंद था। कहते हैं धनानंद की सेना इतनी विशाल थी कि उसकी खबर सुनकर ही सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। और यही वो घटना घटी जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। तक्षशिला के एक महान गुरु थे चाणक्य। वो सिकंदर के खतरे को समझ गए थे और अखंड भारत का सपना देखते थे। वो धनानंद को समझाने उसके दरबार में पहुंचे, लेकिन घमंड में चूर धनानंद ने उनकी बात सुनने के बजाय भरी सभा में उनकी बेइज्जती कर दी। उसी पल चाणक्य ने अपनी शिखा, अपनी चोटी खोल दी और कसम खाई कि जब तक वो नंद वंश को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंक देते, तब तक वो अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। और ये बात हमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पे लाके खड़ा कर देती है। सोचिए, एक अकेले आचार्य का अपमान उस समय के सबसे ताकतवर साम्राज्य के एंड की वजह कैसे बन सकता है? और कैसे इसी अपमान की आग ने एक साधारण से लड़के चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सबसे महान सम्राट बना दिया? खैर, ये कहानी हम जानेंगे अपने अगले हिस्से में।
नमस्कार। इतिहास की कहानियां ना बड़ी दिलचस्प होती हैं। कभी-कभी सबसे बड़ी सफलताएं सबसे बड़ी चुनौतियों से ही जन्म लेती हैं। देखिए, भारत के महान मौर्य साम्राज्य के उदय से ठीक पहले दो बहुत बड़े विदेशी आक्रमण हुए और इन आक्रमणों ने इस जमीन की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ हमले नहीं थे, बल्कि ये वो घटनाएं थीं जिन्होंने अनजाने में ही भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव तैयार कर दी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? कैसे पश्चिम से आए दो हमलावरों ने अनजाने में ही सही भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की जमीन तैयार कर दी? यही वो दिलचस्प कहानी है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उस जमाने के भारत को समझते हैं। देखिए, आज जैसा हम भारत को देखते हैं एक देश, वैसा तब नहीं था। प्राचीन भारत असल में एक एकीकृत देश था ही नहीं, और यही बंटवारा, यही विभाजन बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों के लिए एक सुनहरा मौका बन गया। अब यहां पर जो बात देखने वाली है वो है ये जमीन आसमान का फर्क। जरा सोचिए, एक तरफ था पूर्वी भारत, ये शक्तिशाली मगध साम्राज्य के नीचे एक मजबूत चट्टान की तरह एकजुट और स्थिर था, और दूसरी तरफ था पश्चिमोत्तर भारत। ये छोटे छोटे राज्यों का एक बिखरा हुआ झुंड था। यहाँ के राजा महाराजा आपस में ही लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका राजनीतिक तौर पर बहुत ही ज्यादा कमजोर और असुरक्षित हो गया था। और बस दुनिया की बड़ी ताकतों की नजर इसी कमजोरी पर थी। और देखिए, भूगोल ने भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भारत को तो कुदरत ने ही किले की तरह बनाया था। उत्तर में हिमालय की ऐसी दीवार थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था, और दक्षिण में था विशाल समुद्र। उस जमाने में इतनी ताकतवर नौसेनाएं तो होती नहीं थी, तो भारत में घुसने का सिर्फ एक ही दरवाजा खुला था, पश्चिमोत्तर का इलाका। हर हमलावर को इसी रास्ते से आना पड़ता था। तो चलिए अब बात करते हैं पहले बड़े विदेशी आक्रमण की। ये हमला किया था ईरान के हखामनी साम्राज्य ने, जिसे हम पर्शियन एम्पायर भी कहते हैं। और इस आक्रमण ने दुनिया को एक बात साफ साफ दिखा दी कि भारत के हिस्सों को जीतना मुमकिन भी है और बहुत ज्यादा फायदेमंद भी। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है हखामनी साम्राज्य के संस्थापक साइरस द ग्रेट से। उसने भारत पर नजर तो डाली, लेकिन उसकी कोशिशें कामयाब नहीं हो पाईं। असली सफलता मिली उसके बाद आने वाले डेरियस प्रथम को। 516 ईसा पूर्व में उसने गांधार और कंबोज के अमीर महाजनपदों पर कब्जा कर लिया और उन्हें अपने विशाल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये एक ऐसी जीत थी जो दुनिया को भारत की असली कीमत बताने वाली थी। तो सबसे बड़ी बात यह थी कि इस भारतीय प्रांत से उन्हें फायदा कितना हुआ। हर साल यहां से 360 टैलेंट सोना टैक्स के रूप में जाता था। अब आप सोचेंगे ये कितना होता है, तो इसको ऐसे समझिए, ये पूरे फारसी साम्राज्य के एशियाई हिस्सों से आने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। जी हां, 1/3। सिर्फ एक प्रांत से इतनी दौलत, इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत असल में सोने की चिड़िया है। फारसियों के बाद अब आक्रमण की एक नई और ज्यादा बड़ी लहर आने वाली थी। इस बार मैदान में उतर रहा था मैसेडोनिया का महत्वाकांक्षी सिकंदर, जो फारसियों के बनाए रास्ते पर चलकर ही भारत तक पहुंचा था। सिकंदर कोई आम राजा नहीं था, वो मैसेडोनिया के राजा फिलिप का बेटा था। और उसका गुरु कौन था? महान दार्शनिक अरस्तु। सिर्फ 20 साल की उम्र में गद्दी पर बैठने वाले इस नौजवान का एक ही सपना था, पूरी दुनिया को जीतना, विश्व विजेता बनना। लेकिन भारत में उसका स्वागत कैसे हुआ? तक्षशिला के राजा अंभी ने, जो उसका सामना करने वाला पहला भारतीय शासक था, बिना एक भी तीर चलाए ही हथियार डाल दिए। इतना ही नहीं, उसने आगे भारत पर हमला करने में सिकंदर की मदद भी की। ये पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत था। पर हर कोई आम भी जैसा नहीं था। अब सिकंदर का सामना एक ऐसे राजा से होने वाला था जो लड़ने के लिए तैयार था। तो चलिए कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां सिकंदर का सामना होता है राजा पोरस से। साल था 326 ईसा पूर्व और नदी थी झेलम, जिसे यूनानियों ने हाइडिस्पीस कहा। यहीं पर इतिहास की सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक लड़ी गई। एक तरफ सिकंदर की सेना और दूसरी तरफ राजा पोरस अपने विशालकाय युद्ध हाथियों के साथ। ये एक जबरदस्त लड़ाई थी और पोरस ने इतनी बहादुरी दिखाई कि हारने और बंदी बना लिए जाने के बाद भी उन्होंने विजेता सिकंदर का दिल जीत लिया। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास में अमर हो गया। जब सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उनके साथ कैसा सलूक किया जाए, तो पोरस ने बड़े गर्व से जवाब दिया, वही
जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस एक जवाब ने सिकंदर को इतना प्रभावित किया कि उसने ना सिर्फ पोरस को आज़ाद किया बल्कि उनका पूरा राज्य भी सम्मान के साथ लौटा दिया। अब इतनी बड़ी जीत के बाद तो कोई भी यही सोचेगा कि सिकंदर अब सीधा मगध की तरफ बढ़ेगा, लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ आता है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जो कभी नहीं हारी थी, वो अचानक रुक गई और वापस मुड़ गई। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिस सेना ने आधी दुनिया को रौंद डाला था, उसने व्यास नदी के आगे एक कदम भी बढ़ाने से इनकार क्यों कर दिया? देखिए, इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, बल्कि ये कई वजहों का एक मिश्रण था। सबसे पहले सैनिक बुरी तरह थक चुके थे। वो 10 साल से ज्यादा से अपने घर से दूर थे, लगातार लड़ रहे थे। लेकिन पर्दे के पीछे एक और ताकत काम कर रही थी, और वो थी चाणक्य की कूटनीति। उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ दिया। अंधविश्वासी यूनानी सैनिकों के बीच ये अफवाह फैला दी गई कि व्यास नदी शापित है, इसे जो पार करेगा वो कभी वापस नहीं लौटेगा। उनके खाने में धीमा जहर मिलाया जाने लगा, जिससे सैनिक बीमार और कमजोर पड़ने लगे, और आखिर में उन्हें मगध की विशाल नंद सेना का खौफ दिखाया गया। एक ऐसी सेना जिसके पास हजारों युद्ध हाथी थे जो किसी भी फौज को कुचल सकते थे। तो अंत में सिकंदर को किसी सेना ने नहीं हराया, उसे अपनी ही सेना के टूटे हुए मनोबल और डर ने हराया। सैनिकों ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया, और विश्व विजेता सिकंदर के पास वापस लौटने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। सिकंदर तो चला गया, लेकिन उसकी इस यात्रा ने भारत पर एक ऐसा असर छोड़ा जिसके बारे में उसने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा। चलिए अब कहानी के इस आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं। सिकंदर भारत में सिर्फ 19 महीने ही रुका था। अपने घर मैसेडोनिया लौटते वक्त रास्ते में ही 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी मौत हो गई। उसकी अपनी कहानी तो यहीं खत्म हो गई, लेकिन भारत के लिए एक नई कहानी अब बस शुरू ही हो रही थी। अब देखिए इसका असर क्या क्या हुआ। पहली बार भारत और यूनान के बीच सीधा संपर्क बना, जिससे व्यापार और संस्कृति के नए रास्ते खुले। इसी का एक नतीजा थी गांधार कला। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अनपेक्षित परिणाम राजनीतिक था। सिकंदर ने अपनी जीत की धुन में अनजाने में एक बहुत बड़ा काम कर दिया था। उसने पश्चिमोत्तर के उन सभी छोटे छोटे आपस में लड़ने वाले राज्यों को जड़ से उखाड़ दिया था, उन्हें खत्म कर दिया था। और बस यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। सिकंदर ने अनजाने में एक राजनीतिक खालीपन, एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना दिया था। उसने एक ऐसा मंच तैयार कर दिया था जिस पर एक नए नायक का उदय हो सकता था। अब किसी भी भारतीय शासक के लिए इन बिखरे हुए इलाकों को एक झंडे के नीचे लाना और एक विशाल एकीकृत साम्राज्य बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया था। तो अंत में ये सोचने वाला सवाल रह जाता है, क्या सिकंदर की विफलता यानी उसका भारत को पूरी तरह न जीत पाना असल में भारत की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक, मौर्य साम्राज्य के उदय का अनपेक्षित कारण बनी? ये एक ऐसी विरासत है जिसके बारे में इतिहास हमेशा सोचता रहेगा। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और भारत के पहले महान साम्राज्य की कहानी को समझते हैं। सोचिए, एक ऐसी जमीन जो छोटे छोटे राज्यों में बिखरी हुई थी, वहां से मौर्य साम्राज्य जैसा एक इतना बड़ा, एक इतना मजबूत एम्पायर आखिर खड़ा कैसे हुआ। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से ये बहुत बहुत जरूरी है। तो आइए इसके हर एक पहलू को गहराई से जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? वो कौन सी सोच थी, वो कौन सी रणनीति थी जिसने लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया? चलिए इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की इस दिलचस्प यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारी कहानी की शुरुआत होती है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। उस वक्त मगध पर नंद वंश का राज था, लेकिन 322 BCE में इतिहास ने एक जबरदस्त करवट ली। चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक नौजवान ने ताकतवर नंद शासक धनानंद को सत्ता से उखाड़ फेंका और भारत के पहले यूनिफाइड एम्पायर की नींव रखी, और वो था मौर्य साम्राज्य। इस महान साम्राज्य की नींव रखने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हीरो की नहीं है। उनके साथ, उनके पीछे एक और तेज दिमाग काम कर रहा था, उनके गुरु, उनके प्रधानमंत्री, महान रणनीतिकार चाणक्य का, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त सिर्फ नंदों को हराकर नहीं रुके,
उनकी नज़र साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने पर थी। 305 बीसीई में उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट के जनरल सेल्यूकस निकेटर को चुनौती दी और उसे हराया भी। इस जीत के बाद जो संधि हुई, उससे न सिर्फ काबुल और कंधार जैसे बेहद जरूरी प्रांत भारत का हिस्सा बने, बल्कि यूनानी राजदूत मेगेस्थनीज भी मौर्य दरबार में आए और उनकी किताब इंडिका आज हमें उस जमाने की इतनी कीमती जानकारी देती है। ये बात कितनी दिलचस्प है जानते हैं? सदियों तक इतिहासकार ग्रीक टेक्स्ट्स में लिखे सेंड्रोकोटस नाम के राजा को लेकर कंफ्यूज थे। ये राज तब खुला जब सर विलियम जोन्स ने ये साबित किया कि अरे ये कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। ये खोज मौर्य साम्राज्य के ग्लोबल स्टेटस का एक बहुत बड़ा सबूत है। इतना बड़ा साम्राज्य बनाने के बाद इस महान सम्राट का अंत बहुत ही असाधारण था। अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया और जैन गुरु भद्रबाहु के साथ चले गए और जैन धर्म अपना लिया। उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सल्लेखना की प्रक्रिया से अपने प्राण त्यागे। ये एक आध्यात्मिक प्रथा है जिसमें मोक्ष के लिए स्वेच्छा से अन्न जल का त्याग किया जाता है। चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे बिंदुसार। उनका शासनकाल कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की नींव और उसकी सबसे ऊंची इमारत के बीच एक मजबूत पुल जैसा था। उन्होंने अपने पिता से मिले विशाल साम्राज्य को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे और भी मजबूत किया। बिंदुसार को एक बहुत ही दमदार उपाधि दी गई थी, अमित्रघात। इसका सीधा सा मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि उन्होंने चंद्रगुप्त के इतने बड़े साम्राज्य को कितनी कुशलता से संभाला और उसे ताकतवर बनाए रखा। और अब आते हैं मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा चर्चित शासक पर, अशोक। एक ऐसा सम्राट जिसकी कहानी युद्ध की क्रूरता से शुरू होती है और शांति और धर्म के रास्ते पर जाकर एक नई दिशा लेती है। राजा बनने से पहले ही अशोक की पहचान एक बहुत ही सख्त प्रशासकी बन चुकी थी। जब वो अवंती के गवर्नर थे, तब उन्होंने तक्षशिला में हुए एक विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया था। उस वक्त भला कौन सोच सकता था कि यही राजकुमार एक दिन शांति का सबसे बड़ा दूत बनेगा। लेकिन फिर हुआ 261 बीसीई का कलिंग युद्ध, जिसने सब कुछ बदल दिया, इतिहास की धारा ही मोड़ दी। युद्ध के मैदान पर जो खून खराबा और तबाही हुई, उसने अशोक को अंदर तक हिला के रख दिया। तलवार उठाने वाला विजेता अब शांति और धम्म का प्रचारक बन गया था। ये भारतीय इतिहास के सबसे बड़े चेंज ऑफ हार्ट में से एक है। तो ये धम्म आखिर था क्या? देखिए, इसे कोई नया धर्म समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये अशोक का एक मॉरल कोड था, एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट था। इसमें नॉन वायलेंस, बड़ों का आदर और सभी धर्मों के प्रति टॉलरेंस पर जोर दिया गया था। और सबसे जरूरी बात, ये उनका पर्सनल फिलॉसफी था, जिसे उन्होंने कभी भी एक स्टेट रिलीजन बनाकर किसी पर थोपा नहीं। अपने धम्म के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अशोक ने पत्थरों पर लेख लिखवाए, और ये उनकी दूर की सोच ही थी कि उन्होंने ये संदेश वहीं की लोकल स्क्रिप्ट में लिखवाए, जैसे भारत में ब्राह्मी, उत्तर पश्चिम में खरोष्टी और सरहदों पर आरामी और ग्रीक। ये दिखाता है कि वो हर कल्चर की कितनी इज्जत करते थे। और हाँ, एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए ये फैक्ट तो एकदम याद कर लीजिए। कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन का पूरा जिक्र उनके 13th मेजर रॉक एडिक्ट यानी 13वें प्रमुख शिलालेख में मिलता है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। अच्छा, राजाओं की कहानी तो हमने जान ली, पर सवाल ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? चलिए, अब मौर्यों की उस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को समझते हैं जो अपने वक्त से कहीं आगे की चीज थी। मौर्य साम्राज्य की मिलिट्री पावर का अंदाजा लगाना है तो बस इस एक नंबर को देखिए। प्राचीन इतिहासकारों के मुताबिक सिर्फ चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे। उस जमाने के हिसाब से ये संख्या दुनिया के किसी भी दूसरी सेना से बहुत बहुत ज्यादा थी। मौर्य प्रशासन एक मॉडर्न गवर्नमेंट की तरह काम करता था, पता है? हर विभाग का एक हेड होता था जिसे अध्यक्ष कहते थे। जैसे सीताध्यक्ष सरकारी खेतीबाड़ी की जमीन देखते थे, सूत्राध्यक्ष टेक्सटाइल इंडस्ट्री संभालते थे, लक्षणाध्यक्ष सिक्के बनाने के इंचार्ज थे और सूनाध्यक्ष स्लॉटर हाउसेस को मैनेज करते थे। मतलब हर चीज एकदम ऑर्गेनाइज्ड थी। और हाँ, इस सीता शब्द पर जरा खास ध्यान दीजिएगा।
मौर्य काल में सीता का मतलब किसी देवी से नहीं था, बल्कि उस जमीन से था जो सीधे स्टेट के कंट्रोल में होती थी, और उससे जो रेवेन्यू आता था उसे भी सीता कहते थे। ये एक बहुत ही जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है। मौर्य समाज कैसा था, इस पर हमें 2 अलग-अलग नजरिए मिलते हैं, और ये एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। चाणक्य, जो एक इनसाइडर थे, वो अपने अर्थशास्त्र में पारंपरिक 4 वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। वहीं मेगास्थनीज, जो एक ग्रीक एम्बेसडर और एक बाहरी ऑब्जर्वर थे, वो अपनी इंडिका में समाज को प्रोफेशन के आधार पर 7 क्लासेस में बांटते हैं, जैसे दार्शनिक, किसान और सैनिक। मौर्यों ने आर्किटेक्चर में भी अपनी एक अलग छाप छोड़ी। जरा सोचिए, पाटलिपुत्र में लकड़ी के बने बड़े बड़े महल, सांची का वो महान पत्थर का स्तूप और सारनाथ की वो मशहूर खंभे, जिनकी शीशे जैसी चमक आज 2000 साल बाद भी हमें हैरान कर देती है। और यहीं पर आकर इतिहास सीधे हमारे आज से जुड़ जाता है। सारनाथ में अशोक का बनवाया गया वही लायन कैपिटल आज आजाद भारत का नेशनल एम्ब्लम है। हमारे अतीत का गौरव हमारे आज की पहचान बन गया। तो चलिए, इस पूरी चर्चा से एग्जाम के लिए 3 सबसे जरूरी बातें फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला, अशोक का 13वां शिलालेख जिसमें कलिंग युद्ध का जिक्र है। दूसरा, मेगास्थनीज और चाणक्य के समाज पर अलग अलग विचार, यानी 7 इकोनॉमिक क्लासेस वर्सेस 4 वर्नास। और तीसरा, कुछ खास शब्द, अमित्रघात, देवनामप्रिय प्रियदसी और सीता। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए। अशोक ने एक साम्राज्य को मोरालिटी यानी धर्म के आधार पर चलाने का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। क्या ऐसा लगता है कि कोई भी सरकार या कोई भी साम्राज्य सिर्फ नैतिक सिद्धांतों के दम पर चल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। चलिए आज समझते हैं कि भारत के सबसे महान प्राचीन साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य के ढह जाने के बाद आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े राजनीतिक भूचाल से होती है। सोचिए, एक विशाल साम्राज्य जो पूरे उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोए हुए था, अचानक बिखरकर टुकड़ों में बंट जाता है। जी हां, ठीक यही हुआ था शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के साथ, जिसने कभी लगभग पूरे भारत पर राज किया था। नतीजा, एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी सत्ता का खालीपन। और इसी खालीपन ने सिंहासन के लिए सदियों तक चलने वाले एक बड़े संघर्ष की जमीन तैयार कर दी। तो सवाल उठता है कि इस बिखराव का फायदा सबसे पहले किसने उठाया? ये था एक फौजी कमांडर जिसके दिमाग में एक बहुत ही ताव-पाव योजना चल रही थी। तो हुआ ये कि संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को सिंहासन विरासत में नहीं मिला, उसने इसे बलपूर्वक छीना। यहां कोई राजतिलक नहीं हुआ, ये सीधी सीधी तख्ता पलट की कहानी है जिसने आने वाले दौर का मिजाज तय कर दिया। पुष्यमित्र ने सिर्फ राजनीतिक बदलाव ही नहीं किया, बल्कि एक बड़ा सांस्कृतिक बदलाव भी लाया। मौर्य शासक बौद्ध धर्म को बढ़ावा देते थे, लेकिन पुष्यमित्र ने वैदिक ब्राह्मणवादी परंपराओं को फिर से जीवित किया। इसीलिए शुंग वंश को मगध पर राज करने वाला पहला ब्राह्मण राजवंश भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के साथ उसका रिश्ता बड़ा दिलचस्प और जटिल था। कुछ बौद्ध ग्रंथ उसे बौद्ध धर्म का दुश्मन बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुरातात्विक सबूत दिखाते हैं कि उसी ने भरहुत के मशहूर स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया। मतलब एक ही शख्स, विध्वंसक भी और निर्माता भी। लेकिन ये दौर सिर्फ तलवारों और साजिशों का नहीं था, यहां मोहब्बत और अदब की कहानियां भी लिखी जा रही थीं। पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र और राजकुमारी मालविका की प्रेम कहानी पर ही तो महाकवि कालिदास ने अपना मशहूर नाटक मालविकाग्निमित्रम लिखा। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शुंगों का क्या हुआ। और यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। शुंगों के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने मौर्यों के साथ किया था। उनके ही एक मंत्री ने आखिरी शुंग राजा को मारकर सत्ता हथिया ली और कण्व वंश की नींव रखी। ये उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां राजा के सबसे करीबी ही सबसे बड़ा खतरा थे। तो कण्व वंश, समझिए, इतिहास के मंच पर एक छोटा सा एक्ट था। करीब 45 साल का राज, जिसे दक्षिण से उठ रही एक नई और बड़ी ताकत ने जल्द ही खत्म कर दिया। अब मंच पर एंट्री होती है एक असली बाजीगर की, एक ऐसा राजवंश जिसने सदियों तक मध्य और दक्षिणी भारत पर अपना परचम लहराया। ये थे सातवाहन,
इन्होंने एक बहुत शक्तिशाली राज्य बनाया। और इनकी एक बहुत ही अनोखी बात थी, ये अपने नाम के आगे अपनी मां का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र यानी गौतमी का पुत्र। ये उस समाज में महिलाओं के सम्मान को दिखाता है। अच्छा, अब एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी है। सातवाहनों ने ऐसा क्या शुरू किया जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर अगले 1000 साल तक रहा? उन्होंने शुरू की भूमि अनुदान प्रणाली, मतलब अपने अधिकारियों और ब्राह्मणों को सैलरी में कैश की जगह जमीन का टुकड़ा देना। और यहीं से भारत में उस व्यवस्था की नींव पड़ी जिसे हम सामंतवाद या फ्यूडलिज्म कहते हैं। मतलब इस डायनेस्टी में एक से बढ़कर एक शासक हुए। सातकर्णी प्रथम, जिसने भूमि अनुदान शुरू किया, हाल जैसा महान कवि राजा, और गौतमीपुत्र सातकर्णी जैसा महान योद्धा जिसने मध्य एशिया से आए शक आक्रमणकारियों को धूल चटा दी। लेकिन सवाल यह है कि इतिहास सिर्फ कहानियां तो नहीं है। हमें यह पता कैसे चला कि गौतमीपुत्र ने शकों को हराया था? इसका सबूत बड़ा ही ठोस और दिलचस्प है। सबूत मिला है सिक्कों में। नासिक में एक जगह से एक दो नहीं बल्कि पूरे 8000 चांदी के सिक्के मिले हैं। और खास बात यह है कि ये सिक्के थे तो शक राजा के, लेकिन उन पर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपनी मोहर लगवा दी थी। ये जीत का एक जबरदस्त ऐलान था। सातवाहनों के नाम इतिहास में कुछ पहले काम करने के लिए भी दर्ज हैं, जैसे ये भारत के पहले शासक थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर सीसे यानी लीड के सिक्के चलाए। और जैसा हमने पहले बात की, अपनी मां का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने की परंपरा भी इन्होंने ही शुरू की। तो इस पूरे उथल-पुथल भरे दौर से, इन साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने की कहानी से हमें क्या समझना चाहिए? आखिर इसकी अहमियत क्या है? जो लोग सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये दौर बहुत मायने रखता है। यहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। कौन सा वंश किसके बाद आया? भूमि अनुदान प्रणाली किसने शुरू की? गौतमीपुत्र सातकर्णी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? ये सब हाई यील्ड टॉपिक्स हैं। तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं इन तीनों राजवंशों पर। शुंग वंश, जिसका संस्थापक था पुष्यमित्र, फिर आया छोटा सा कण्व वंश, और फिर आए दक्षिण के शक्तिशाली सातवाहन, जिन्होंने भूमि अनुदान और सीसे के सिक्के जैसी नई चीजें शुरू की। इस पूरे दौर की सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो है भारत की राजनीति में एक बुनियादी बदलाव। एक केंद्रीकृत साम्राज्य का दौर खत्म हुआ और कई शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों का दौर शुरू हुआ जो आपस में मुकाबला कर रहे थे। और यही बदलाव अगले 1000 साल के भारतीय इतिहास की कहानी लिखने वाला था। एक बड़े साम्राज्य के बिखरने से लेकर क्षेत्रीय ताकतों के उदय तक इस प्राचीन सत्ता संघर्ष की गूंज शायद आज भी कहीं ना कहीं सुनाई देती है। सोचने वाली बात है ना? आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की बात करने वाले हैं। वो दौर जब महान मौर्य साम्राज्य बिखर चुका था और भारत की जमीन पर एक के बाद एक विदेशी ताकतें अपनी किस्मत आजमा रही थीं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब मौर्यों जैसा मजबूत शासन खत्म हो गया तो उत्तर भारत में जो एक पावर वैक्यूम यानी एक शक्ति का खालीपन बना, उसे आखिर भरा किसने? इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। हम देखेंगे कि आक्रमणकारी कौन थे, कैसे आए, और सबसे जरूरी बात कि उन्होंने भारत पर अपनी क्या छाप छोड़ी। तो होता यह है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पूरा उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट जाता है। कोई एक बड़ी शक्ति थी नहीं, और यही कमजोरी बाहर से आने वालों के लिए एक खुले दरवाजे की तरह थी। अच्छा, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत काम की चीज है। इन आक्रमणों का क्रम याद रखने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, ISPK। I से इंडो ग्रीक, S से शक, P से पहलव और K से कुषाण। ये क्रम बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए पहली लहर से शुरू करते हैं, यानी हिंद यूनानियों से। ये लोग बैक्ट्रिया से आए थे, जो आज के अफगानिस्तान का इलाका है, और ये पहले थे जिन्होंने भारतीय जमीन पर बाकायदा अपने राज्य स्थापित किए। अब दिलचस्प बात यह थी कि इनकी शक्ति किसी एक राजा के हाथ में नहीं थी। इन्होंने 2 अलग अलग वंश बनाए। एक था डिमेट्रियस का, जिसकी राजधानी साकल यानी आज का सियालकोट थी, और दूसरा था यूक्रेटाइड्स का, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। मतलब ये 2 अलग अलग पावर सेंटर थे। हिंद यूनानी राजाओं में जो सबसे मशहूर हुए वो थे मेनांडर, जिन्हें भारतीय ग्रंथों में मिलिंद कहा गया है। उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है।
उन्होंने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ मिलकर जीवन और दर्शन पर गहरे सवाल जवाब किए और इस बातचीत से इतने प्रभावित हुए कि बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सारे सवाल जवाब मिलिंद पन्नो नाम की किताब में आज भी मौजूद हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक तरफा मामला नहीं था। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है हेलियोडोरस, जो एक हिंद यूनानी राजा का दूत था। उसने भागवत धर्म अपना लिया और विदिशा में गरुड़ स्तंभ बनवाया। ये इस बात का सबूत है कि कैसे संस्कृतियों का संगम हो रहा था। इनकी विरासत भी कमाल की है। भारत में राजा की तस्वीर वाले सोने के सिक्के सबसे पहले इन्होंने ही चलाए। ज्योतिष की नई विधाएं भी यही लेकर आए। और हां, गांधार कला पर इनका प्रभाव तो साफ साफ दिखता है। अब कहानी में एंट्री होती है शकों की। हिंद यूनानियों के बाद ये मध्य एशिया से आए और उत्तर पश्चिम भारत में अलग अलग जगहों पर अपनी सत्ता जमाई। शकों ने कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि वे 5 शाखाओं में बट गए। आप देख सकते हैं, कंधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। इनमें से जो उज्जैन वाली शाखा थी वो सबसे ज्यादा ताकतवर साबित हुई। और इसी उज्जैन शाखा का सबसे प्रतापी राजा हुआ रुद्रदामन प्रथम। वो सिर्फ एक बड़ा विजेता ही नहीं था, बल्कि उसे अपनी प्रजा की भी बहुत फिक्र थी। उसने कई लोक कल्याण के काम भी करवाए। रुद्रदमन से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है उसका जूनागढ़ अभिलेख। ये संस्कृत में लिखा गया पहला लंबा अभिलेख माना जाता है और इसी से हमें पता चलता है कि उसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, जिसे सदियों पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। सोचिए क्या ऐतिहासिक कनेक्शन है। एक और बड़ी घटना हुई 57 ईसा पूर्व में। कहा जाता है कि एक स्थानीय राजा ने शकों को बुरी तरह हराया और इस जीत की खुशी में विक्रमादित्य की उपाधि ली। और यहीं से शुरू हुआ विक्रम संवत, वो कैलेंडर जो आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में चलता है। शकों के बाद पहलव आए, जिन्हें पार्थियन भी कहते हैं। इनका शासनकाल छोटा था, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि इन्हीं के एक राजा गोंडो फर्नेस के समय में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे। खैर, पहलवों के बाद आते हैं इस युग के असली बाजीगर, कुषाण। कुषाण वंश की नींव तो कुजुलकटफिसिस ने रखी थी, लेकिन साम्राज्य का असली विस्तार किया वेमकटफिसिस ने। उसने भारतीय उपमहाद्वीप में दूर दूर तक साम्राज्य फैलाया और वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन कुषाण साम्राज्य जिस शासक के दौर में अपने शिखर पर पहुंचा, उसका नाम था कनिष्क। भारतीय इतिहास में कनिष्क का शासनकाल एक मील का पत्थर माना जाता है। कनिष्क के समय में 3 बड़ी घटनाएं हुईं। पहली, 78 ईस्वी में उसने शक संवत शुरू किया, जो आज भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर है। दूसरी, उसने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति करवाई, जहां बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बट गया। और तीसरी, उसने उस मशहूर सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया जो व्यापार की जीवन रेखा थी। कनिष्क का योगदान हर क्षेत्र में था। अर्थव्यवस्था में उसने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। कला में उसने गांधार और मथुरा दोनों कला शैलियों को बढ़ावा दिया। और धर्म में वो महायान बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक बना। उसका दरबार विद्वानों से भरा रहता था। वहां अश्वघोष जैसे कवि थे जिन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित लिखी। वहीं चरक जैसे महान वैद्य थे जिनकी चरक संहिता आज भी आयुर्वेद का आधार है। और दार्शनिक नागार्जुन भी थे, जिन्हें उनके शून्यवाद के सिद्धांत के लिए भारत का आइंस्टीन तक कहा जाता है। तो चलिए अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा दूर से देखते हैं। इन सैकड़ों सालों के विदेशी शासन और सांस्कृतिक लेनदेन ने आखिर भारत को क्या दिया? देखिए, ये सिर्फ लूट और लड़ाई की कहानी नहीं थी। ये एक संगम था। कला की नई शैलियां जन्मी, विज्ञान और ज्योतिष में तरक्की हुई और धर्म को नए संरक्षक मिले। असल में इसी उथल-पुथल और सांस्कृतिक मिश्रण ने वो जमीन तैयार की जिस पर आगे चलकर भारत का स्वर्ण युग यानी गुप्त साम्राज्य खड़ा हुआ। तो अंत में एक सवाल जरूर उठता है, क्या हमें मौर्यों के बाद के इस दौर को सिर्फ एक अराजकता भरे अंधकार युग की तरह देखना चाहिए, या फिर इसे एक ऐसे जीवंत दौर की तरह याद करना चाहिए जहां अलग-अलग संस्कृतियां आपस में खुल मिल रही थीं और एक नई, ज्यादा समृद्ध भारतीय सभ्यता को जन्म दे रही थीं? सोचिएगा जरूर। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के इतिहास के एक बहुत ही फैसिनेटिंग चैप्टर की, संगम काल।
लेकिन सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसने साउथ इंडिया के कल्चर और लिटरेचर की नींव रखी। तो चलिए आज इसको इस तरह से समझते हैं कि सारे के सारे की पॉइंट्स दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि संगम काल आखिर है क्या, फिर बात करेंगे 3 महान राजवंशों की, उनके फेमस रूलर्स और अचीवमेंट्स की। इसके बाद देखेंगे उस दौर का लिटरेचर और सोसाइटी कैसा था, और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं उन्हें डबल चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल पर आते हैं। ये संगम काल आखिर है क्या? इसका मतलब क्या है? मजे की बात यह है कि इसका नाम ही हमें इस दौर के बारे में सबसे बड़ा क्लू देता है। देखिए, संगम जो शब्द है वो संस्कृत से आया है और इसका मतलब होता है सभा या असेंबली। ये नाम उन सभाओं को दिया गया था जहां उस जमाने के महान तमिल कवि इकट्ठे होते थे। और यही तो सबसे कमाल की बात है, इस पूरे हिस्टोरिकल पीरियड का नाम ही कवियों की इन मीटिंग्स पर रखा गया है। और इसी वजह से लिटरेचर यानी साहित्य इस काल को समझने के लिए इतना क्रूशल है, क्योंकि जो भी हमें पता है वो ज्यादातर इन्हीं कवियों की रचनाओं से पता है। तो सवाल उठता है कि टाइम पीरियड कब का है? मोटे तौर पर संगम काल 100 एडी से लेकर 300 एडी के बीच का समय माना जाता है, और इसी दौरान चेर, चोल और पांड्या राजाओं का राज था। हाँ, ये बात सही है कि 9th सेंचुरी में चोल डायनेस्टी दोबारा पावर में आई थी, लेकिन हमारा फोकस आज इसी शुरुआती संगम काल पर रहेगा। अब देखिए, इतिहास में 3 बड़ी संगम सभाओं का जिक्र मिलता है, और यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। इसे नोट कर लीजिए कि इन तीनों संगमों को ऑर्गेनाइज करवाया था पांड्या राजाओं ने। पहली संगम हुई मदुरई में, जिसके अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त्य। दूसरी हुई कपाटपुरम में, जिसके अध्यक्ष थे तोलकाप्पियर। और तीसरी संगम वो भी मदुरई में ही हुई, और इसकी अध्यक्षता की नकीरार ने। चलिए अब बात करते हैं उन 3 मेजर पावर्स की जिन्होंने संगम युग पर राज किया: चेर, चोल और पांड्या। अगली जो स्लाइड है वो एक बहुत ही जरूरी कंपैरिजन है, तो इस पर खास ध्यान दीजिएगा। ये टेबल एग्जाम्स के लिए प्योर गोल्ड है। चलिए एक एक करके देखते हैं। चेर राजवंश, इनकी कैपिटल थी वंजी या करूर, और इनका सिंबल था धनुष। फिर आते हैं चोल, इनकी कैपिटल थी उरैयूर या तंजावुर, और इनका सिंबल था बाघ, टाइगर। और आखिर में है पांड्या, जिनकी कैपिटल थी मदुरै और सिंबल था मछली। अच्छा, पांड्य के मछली वाले सिंबल को याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। पांड्य को महाभारत के पांडवों से जोड़ के देखिए और याद कीजिए कैसे अर्जुन ने मछली की आंख पे निशाना साधा था। है ना आसान तरीका इसे याद रखने का? तो अब जब हम इन डायनेस्टीज के बारे में जान गए हैं, तो चलिए अब उन फेमस रूलर्स की बात करते हैं जिन्होंने इस युग को शेप दिया। इनकी जो स्पेसिफिक अचीवमेंट्स हैं उन पर एग्जाम्स में अक्सर सवाल बनते हैं। चेर शासकों की बात करें तो 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले है सिनकुटवन, जिन्हें रेड चेयर भी कहते हैं। इनका सबसे फेमस काम था कन्नगी पूजा की शुरुआत करना, जिसे पत्नी कल्ट भी कहा जाता है, मतलब एक आदर्श पत्नी की पूजा। और दूसरे राजा थे आदिवान, और इनका कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर में। माना जाता है कि साउथ इंडिया में गन्ने की खेती की शुरुआत इन्होंने ही की थी। अब आते हैं चोल शासकों पर, और इनमें सबसे महान शुरुआती राजा थे करिकाल। जरा सोचिए, इन्होंने कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा डैम बनवाया था। उस जमाने में ये इंजीनियरिंग का एक अनबिलीवेबल फीट था। साथ ही इन्होंने पुहार नाम का पोर्ट सिटी भी बसाया। एक और पावरफुल चोल राजा थे एलारा, जिन्होंने श्रीलंका को जीता और लगभग 50 सालों तक वहां राज किया। और आखिर में पांड्य साम्राज्य। इस दौर के सबसे फेमस पांड्य राजा थे नेडुंजेलियन। इन्होंने समुद्र पूजा की शुरुआत की। पांड्य सोसाइटी की एक बहुत ही यूनिक बात यह थी कि ये मेट्रियार्कल थी, यानी मातृसत्तात्मक। और इनकी इकोनॉमी वो तो हाई क्वालिटी मोतियों के लिए और रोम के साथ ट्रेड के लिए बहुत फेमस थी। ठीक है, राजाओं और राजवंशों के बाद अब जरा इस युग के कल्चर और लिटरेचर पर नजर डालते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, इस दौर की कहानी हमें इसके साहित्य से ही तो पता चलती है। देखिए, वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, पर 2 सबसे जरूरी हैं। पहली तोलकाप्पियम, जिसे लिखा था तोलकाप्पियर ने। ये संगम काल का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, और ये असल में तमिल ग्रामर की किताब है। अब आप सोचेंगे, ग्रामर की किताब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसी ने भाषा को एक स्ट्रक्चर दिया जिससे आगे चलकर महान साहित्य लिखा जा सका। दूसरी फेमस रचना है शिल्पाधिकारम,
जिसे लिखा था इलांगो आदिगल ने। ये एक महाकाव्य है, एक एपिक पोएम जो बुद्धिज्म से जुड़ी है। और अगर हम धर्म की बात करें तो संगम युग के दौरान तमिल लोगों के जो मुख्य देवता थे वो थे मुरुगन। वैदिक ट्रेडिशन में इन्हें भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का ही रूप माना जाता है। बहुत बढ़िया, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो अब समय है एक क्विक फायर रिवीजन का। देखते हैं सबसे जरूरी फैक्ट्स याद हुए या नहीं। चलिए, पहला सवाल, वो कौन सी डायनेस्टी थी जिसने तीनों संगमों को पेट्रोनाइज किया, यानी उनका आयोजन करवाया? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और इसका जवाब है पांड्य राजवंश। ये फैक्ट तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, अगला सवाल, उस फेमस रेड चेयर राजा का नाम क्या था जिसने कन्नगी पूजा यानी पत्नी कल्ट की शुरुआत की थी? उनका नाम था सेनगुट्टा। और आखिरी सवाल, कावेरी नदी पर वो विशाल डैम, इंजीनियरिंग का वो शानदार नमूना, उसे किस चोल राजा ने बनवाया था? जी हाँ, वो थे महान राजा करिकाल। तो चलिए, आज की सारी बातचीत को इन 5 मस्ट रिमेंबर फैक्ट्स में समराइज करते हैं। नंबर 1, संगम का मतलब है कवियों की सभा। नंबर 2, तीनों संगमों को पांड्य राजाओं ने करवाया। नंबर 3, 3 राजवंश थे, चेर जिनका सिंबल धनुष, चोल जिनका सिंबल बाघ और पांड्य जिनका सिंबल मछली था। नंबर 4, करिकाल ने कावेरी डैम बनवाया और सेनगुट्टवन ने कण्डगी पूजा शुरू की। और नंबर 5, तोलकप्पियम संगम काल का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर टेक्स्ट है। बस ये 5 पॉइंट्स याद रखिए और संगम काल का कोर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो देखिए, संगम काल हमें एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, एक बहुत ही विकसित अर्ली साउथ इंडियन सोसाइटी की झलक देता है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ता हूं। कभी सोचिएगा कि लिटरेचर और ट्रेड पर इतना फोकस करने वाले इस युग ने आगे चलकर इसी रीजन में बनने वाले बड़े बड़े पावरफुल एम्पायर्स की नींव को कैसे इन्फ्लुएंस किया होगा? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। जरा सोचिए, दक्षिण भारत के वो शानदार मंदिर, वो चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां, इनके पीछे क्या कहानियां छिपी होंगी? आज हम ठीक इसी में गोता लगाने वाले हैं। हम बात करेंगे 2 महान राजवंशों पल्लव और चालुक्य की, जिनकी दुश्मनी ने न सिर्फ इतिहास का रुख मोड़ा बल्कि हमें कला और वास्तुकला के कुछ ऐसे नमूने दिए जो आज भी हैरान कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस कहानी को कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दक्कन की शतरंज यानी उस समय का पॉलिटिकल सीन। फिर जानेंगे पल्लवों के उदय के बारे में। उसके बाद आएगी चालुक्य चुनौती और फिर सबसे मजेदार हिस्सा, पत्थरों में गढ़ी गई इनकी प्रतिद्वंदिता। हम चालुक्य वंश वृक्ष को भी समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और हाँ, आखिर में आपके एग्जाम्स के लिए एक जबरदस्त चीट शीट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस जमाने में चलते हैं, संगम काल के ठीक बाद। उस वक्त दक्षिण भारत की राजनीति एक शतरंज के खेल जैसी थी। कई बड़ी बड़ी शक्तियां अपनी चालें चल रही थी, सब अपना दबदबा बनाना चाहती थी। आइए देखते हैं कि इस खेल के मेन प्लेयर्स कौन थे और ये महाटकराव शुरू कैसे हुआ। ये देखिए, उस समय का दक्षिण भारत कुछ ऐसा दिखता था। मैदान में 4 बड़े खिलाड़ी थे, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल। अब ये सभी आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आज हमारा पूरा फोकस उस एक टकराव पर है जिसने दक्षिण के इतिहास पर सबसे गहरी छाप छोड़ी, और वो थी पल्लवों और चालुक्यों के बीच की जबरदस्त दुश्मनी। चलिए अब कहानी के पहले किरदार से मिलते हैं। ये हैं शक्तिशाली पल्लव। आइए जरा उन शासकों को जानें जिन्होंने इनके साम्राज्य की नींव रखी। इन्हें इनकी ताकत और बहादुरी के लिए कांची के सिंह भी कहा जाता था। अब ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। पल्लव राजवंश लगभग 575 से 897 ईस्वी तक रहा। संस्थापक थे सिंह विष्णु, ये नाम याद रखिएगा। और इनकी राजधानी थी कांची, यानी आज का कांचीपुरम, जो तमिलनाडु का एक बहुत मशहूर मंदिर शहर है। ये 2 चीजें, संस्थापक और राजधानी, अक्सर सवालों में आ जाती हैं। तो पल्लव शासकों की लिस्ट देखें जरा। संस्थापक सिंह विष्णु के बाद आते हैं उनके बेटे महेंद्र वर्मन प्रथम। और ये सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक कवि और नाटककार भी थे। सोचिए, एक कवि राजा। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प नाटक लिखा, मत्त विलास प्रहसन, जिसका मतलब है एक शराबी का मजाक। ये उस जमाने की सोसाइटी पर एक सटायर था और एग्जाम में इस नाटक का नाम अक्सर पूछा जाता है।
लेकिन महेंद्र वर्मन का ये कला और साहित्य से भरा शांत राज ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। एक बहुत बड़ी चुनौती दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। तो ठीक उसी वक्त जब पल्लव कांची में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे, तुंगभद्रा नदी के पार एक नई शक्ति तूफान की तरह उठ रही थी। ये थे वातापी के चालुक्य, और यही वो लोग थे जो आगे चलकर पल्लवों के सबसे बड़े और सबसे कट्टर दुश्मन बने। और फिर एंट्री होती है पुलकेशिन द्वितीय की, चालुक्यों का सबसे जबरदस्त और महत्वाकांक्षी राजा। इस एक शख्स ने उस समय के भारत के 2 सबसे ताकतवर राजाओं को हराया और अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया। सोचिए, उत्तर में उन्होंने सम्राट हर्षवर्धन की विशाल सेना को नर्मदा नदी पर ही रोक दिया, और दक्षिण में उन्होंने हमारे कवि राजा पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम को हरा दिया। अब एक मजेदार बात, हमें पुलकेशिन द्वितीय की इन शानदार जीतों के बारे में इतना सब कुछ पता कैसे है? इसका ज्यादातर क्रेडिट जाता है एक अकेले शिलालेख को, ऐहोल शिलालेख। इसे लिखा था उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने। संस्कृत में लिखी ये कविता उनकी जीतों का एक शानदार रिकॉर्ड है। महेंद्र वर्मन की हार ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक ऐसे लंबे संघर्ष की शुरुआत थी जो कई पीढ़ियों तक चलने वाला था। ये एक बदले की कहानी की शुरुआत थी, और ये वो कहानी है जो सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि छेनी और हथौड़ों से भी पत्थरों पर लिखी गई। और बदला लिया गया। महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन प्रथम ने कसम खाई थी कि वो अपने पिता की हार का बदला लेंगे, और उन्होंने लिया भी। उन्होंने एक बड़ी सेना के साथ सीधा चालुक्यों की राजधानी वातापी पर हमला कर दिया। उन्होंने न सिर्फ पुलकेशिन द्वितीय को हराया बल्कि उन्हें मार भी डाला, और फिर उन्होंने एक उपाधि ली, वातापी कोंड। इसका मतलब है वातापी का विजेता। ये उस दौर की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। तो सवाल ये है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपनी इतनी बड़ी जीत का जश्न कैसे मनाया? उन्होंने महाबलीपुरम में एक ही चट्टान को तराशकर ये अद्भुत रथ मंदिर बनवा दिए। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये उनकी जीत, उनकी ताकत और उनके विजन का सबूत है जो आज भी वहां खड़े हैं। और पल्लवों का आर्किटेक्चर से ये प्यार यहीं नहीं रुका। नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद जो राजा आए, उन्होंने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अब फोकस लड़ाई जीतने से ज्यादा स्थायी सांस्कृतिक स्मारक बनाने पर था, और इसका सबसे शानदार उदाहरण है कांची का कैलाशनाथ मंदिर, जिसे राजसिंहेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये द्रविड़ वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। ठीक है, अब एक बहुत ज़रूरी बात पर आते हैं जो खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है और जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम चालुक्य कहते हैं ना, तो हम किसी एक वंश की बात नहीं कर रहे होते। असल में इनकी 3 अलग अलग लेकिन आपस में जुड़ी हुई शाखाएं थीं, और इस फर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये रही वो 3 शाखाएं। सबसे पहले वातापी या बदामी के चालुक्य, ये ओरिजिनल वाले थे, पुलकेशिन द्वितीय वाले। फिर आए वेंगी के पूर्वी चालुक्य, जिसे पुलकेशिन के भाई ने शुरू किया था। और आखिर में बाद में आए कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य, जो काफी शक्तिशाली थे। ये तीनों नाम और इनका कनेक्शन याद रखना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब हर शाखा की अपनी अलग कहानी और पहचान थी। वातापी वाले, जैसा कि हमने देखा, राष्ट्रकूटों के हाथों खत्म हो गए। कल्याणी वाले जो बाद में आए, वो राजा विक्रमादित्य षष्ठ और उनके दरबारी कवियों जैसे विज्ञानेश्वर और बिल्लन के लिए जाने जाते हैं। और वेंगी की जो शाखा थी, वो विजयवाड़ा के पास अपने जैन मंदिरों के लिए मशहूर है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट एक एग्जाम चीट शीट में बदल देते हैं। ये क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है, ताकि सारे जरूरी फैक्ट्स एक जगह मिल जाएं। ये टेबल देखिए, एक नजर में सब कुछ साफ हो जाएगा। पल्लव मतलब नरसिंह वर्मन प्रथम और महाबलीपुरम के रथ मंदिर। चालुक्य वातापी मतलब पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन पर जीत। और चालुक्य कल्याणी मतलब राजा विक्रमादित्य षष्ठ और उनके कवि विज्ञानेश्वर। ये एग्जाम से पहले देखने के लिए एक जबरदस्त टूल है। अगर आज की इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक नंबर याद रखना हो तो वो है 3। जी हाँ, 3। चालुक्य वंश की 3 अलग अलग शाखाएं, वातापी, वेंगी और कल्याणी। ये एक छोटा सा फैक्ट आपको एग्जाम में कई गलतियों से बचा सकता है। तो हमने देखा कि पल्लवों और चालुक्यों की ये जो दुश्मनी थी, वो तलवार और छेनी दोनों से लड़ी गई। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भी साम्राज्य की असली पहचान क्या होती है।
उसकी जीती हुई लड़ाइयां या उसकी बनाई हुई कला और विरासत? सोचिएगा जरूर। चलिए आज चलते हैं 8वीं सदी के दक्षिण भारत में। ये वो दौर था जब पुराने बड़े बड़े साम्राज्य बिखर रहे थे और एक पावर वैक्यूम मतलब एक खालीपन सा बन गया था। अब इस खालीपन को भरने के लिए जाहिर है एक जबरदस्त होड़ शुरू हो गई। ये उथल पुथल का भी समय था और नए मौकों का भी। और इसी माहौल में दो नई ताकतें उभर कर सामने आ रही थी जो भारत के दक्षिणी हिस्से पर अपना परचम लहराने को तैयार थी। तो कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। वातापी के जो ताकतवर चालुक्य थे वो अब कमजोर पड़ रहे थे, और जैसे ही वो कमजोर पड़े हवा में एक ही सवाल गूंजने लगा कि भाई अब इनकी जगह कौन लेगा, इस पावर वैक्यूम को कौन भरेगा, कौन होगा जो इस विशाल और दौलतमंद जमीन पर अपना राज कायम करेगा, कौन बनेगा दक्षिण का अगला महान सम्राट। और देखिए, इस सवाल का जवाब हमें दो बड़े दावेदारों के रूप में मिलता है। इस नक्शे पर नजर डालें। दक्कन की पठारी इलाके से उदय हुआ राष्ट्रकूटों का, जो अपनी मिलिट्री पावर, अपनी फौजी ताकत के लिए मशहूर थे, और थोड़ा और दक्षिण में कावेरी के हरे भरे मैदानों से चोल अपनी ताकत को फिर से खड़ा कर रहे थे। तो साफ था ये दोनों राजवंश एक दूसरे से टकराने वाले थे, और इसी टकराव से दक्षिण भारत का भविष्य तय होना था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रकूटों की। दक्कन में ये एक नई और बहुत ही जबरदस्त शक्ति के तौर पर उभरे। मतलब ये कोई मामूली राजवंश नहीं था, ये थे एम्पायर बिल्डर्स, साम्राज्य बनाने वाले, जो इतिहास पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ने वाले थे। अच्छा, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्लाइड बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से देखिए। तो राष्ट्रकूट वंश की कहानी शुरू होती है दंती दुर्ग से। एक बहुत ही एम्बिशियस चीफटेन थे जिन्होंने एक बड़ा ही बोल्ड मूव लिया और वातापी के आखिरी चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को गद्दी से हटा दिया। उन्होंने अपनी राजधानी बनाई मान्यखेत को, जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, और यहीं से उनका साम्राज्य फैला। ये जो की फैक्ट्स है ना, संस्थापक, राजधानी, इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे जुड़े सवाल अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। किसी भी राजवंश की कहानी असल में उसके महान राजाओं की कहानी होती है। राष्ट्रकूटों के साथ भी यही था। पहले थे कृष्ण प्रथम, एक महान बिल्डर जिनकी विरासत आज भी पत्थरों में जिंदा है। फिर आए ध्रुव, एक जबरदस्त योद्धा जो अपनी सेनाओं को उत्तर भारत के अंदर तक ले गए। उनके बाद आए अमोघवर्ष, जो एक विद्वान राजा थे, मतलब उन्होंने तलवार से ज्यादा कलम की ताकत पर भरोसा किया। और आखिर में कृष्ण तृतीय, जिनकी मिलिट्री जीनियस ने राष्ट्रकूटों को उनकी ताकत के शिखर पर पहुंचा दिया। अब बात करते हैं एक ऐसे अजूबे की जो भारतीय आर्किटेक्चर का शायद सबसे बड़ा कमाल है। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा पहाड़ और उसे ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर एक मंदिर बना दिया जाए। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और वो अजूबा है एलोरा का कैलाश मंदिर। इसे बनवाया था राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने, और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात, ये मोनोलिथिक है, मतलब एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। पूरी दुनिया में ऐसा कुछ और नहीं है। ये द्रविड़ आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है, और जाहिर है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। देखिए, राष्ट्रकूटों के इरादे सिर्फ दक्कन तक ही सिमटे हुए नहीं थे, उनकी नजरें उत्तर भारत पर भी थीं, और इसी वजह से वो एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बने, जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है। ये असल में तीन बड़ी शक्तियों प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच की लड़ाई थी। और लड़ाई किस लिए? कन्नौज शहर पर कब्जे के लिए। कन्नौज उस वक्त सिर्फ एक अमीर शहर ही नहीं था, बल्कि वो उत्तर भारत में सत्ता का सिंबल था। और इस जोरदार लड़ाई में राष्ट्रकूटों का झंडा उत्तर तक ले जाने वाले पहले राजा थे ध्रुव, जिन्हें धारावर्ष भी कहते थे। वो एक कमाल के स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्होंने सिर्फ ताकतवर प्रतिहार राजा वत्सराज को ही नहीं हराया, बल्कि पूर्व में पाल राजा धर्मपाल को भी बुरी तरह शिकस्त दी। ये राष्ट्रकूट पावर का एक जबरदस्त प्रदर्शन था, जिसने सबको हैरान कर दिया। तो राष्ट्रकूटों की कहानी तो हमने देख ली। अब चलिए थोड़ा और दक्षिण की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक पुराना राजवंश लगभग राख से फिर से जिंदा हुआ और इतिहास को दोबारा लिख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चोलों के ग्रैंड कमबैक की। देखिए, चोल जो थे वो प्राचीन संगम युग में एक बड़ी ताकत हुआ करते थे, लेकिन फिर वो सदियों तक गुमनामी के अंधेरे में खो गए। फिर आई 9वीं सदी, और विजयालय नाम के एक लीडर ने चोल शक्ति की उस बुझती हुई चिंगारी को फिर से आग में बदल दिया,
उन्होंने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसे आगे चलकर सदियों तक दक्षिण भारत पर राज करना था। तो अब सीन ये था कि दक्षिण में दो सुपर पावर्स थीं, दक्कन में राष्ट्रकूट और सुदूर दक्षिण में चोल। अब जाहिर सी बात है, इनका आपस में टकराना तो तय था। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी सुप्रेमेसी की, कि दक्षिण भारत का असली बॉस कौन होगा। ये लड़ाई थी व्यापार के रास्तों पर, संसाधनों पर और इस पूरे इलाके की कल्चरल लेगेसी पर कब्जे की। और आखिरकार ये टकराव हुआ तक्कोलम के मैदान में। ये एक ऐसी डिसाइसिव बैटल थी जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। एक तरफ थे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय अपनी ताकतवर सेना के साथ, और दूसरी तरफ चोल राजा परांतक प्रथम, जो अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रहे थे। नतीजा, राष्ट्रकूटों की एक जबरदस्त जीत हुई। लेकिन चोलों के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। उन्होंने अपने क्राउन प्रिंस राजादित्य को इस जंग में खो दिया। लेकिन चोलों की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। तक्कोलम की हार ने उन्हें कमजोर जरूर किया, पर तोड़ा नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि उस हार की आग ने उनके हौसलों को और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने खुद को फिर से तैयार किया और फिर सामने आए दो ऐसे महान सम्राट जो चोल साम्राज्य को उसकी बुलंदियों के शिखर पर ले गए। इनमें से पहले थे राजराज प्रथम। वो एक बेहतरीन मिलिट्री कमांडर भी थे और एक विजनरी राजा भी। उन्होंने उत्तरी श्रीलंका को जीता, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान है तंजौर का शानदार बृहदेश्वर मंदिर। जरा सोचिए, ये पूरा मंदिर ग्रेनाइट से बना है, एक आर्किटेक्चरल मार्वल है जो चोलों की ताकत और उनकी भक्ति दोनों का सबूत है। आज भी लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। राजराज के बाद आए उनके काबिल बेटे राजेंद्र प्रथम, और इन्होंने तो चोल साम्राज्य की सीमाओं को समंदर पार तक पहुंचा दिया। उन्होंने पूरे श्रीलंका पर कब्जा किया और एक ऐसी इतनी ताकतवर नेवी बनाई कि बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाने लगा। सोचिए, उनकी पहुंच कितनी दूर तक थी कि उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीविजय साम्राज्य तक को चुनौती दे डाली। ये भारतीय इतिहास में एक बेमिसाल अचीवमेंट थी। लेकिन इतिहास का एक नियम है, हर चीज का एक अंत होता है, हर बड़े साम्राज्य का भी। और अपनी सारी ताकत और शानो शौकत के बावजूद न तो राष्ट्रकूट हमेशा टिक पाए और ना ही चोल। तो आखिर इनका अंत हुआ कैसे? देखिए, राष्ट्रकूटों का अंत बहुत तेजी से हुआ। उनके आखिरी राजा कर्क द्वितीय को तैलब द्वितीय ने हरा दिया और वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी की नींव रखी। एक झटके में सब खत्म। वहीं दूसरी ओर चोलों का पतन धीरे धीरे हुआ। अंदरूनी लड़ाइयां, बाहर से लगातार हमले, इन सब ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया और आखिरकार वो भी इतिहास का हिस्सा बन गए। चलिए, तो अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और खास तौर पर उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। देखते हैं कि इन दोनों महान राजवंशों ने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी है। तो जब भी राष्ट्रकूटों का नाम आए तो क्या याद रखना है? सबसे पहले उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर, खासकर एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं, और हाँ, कैलाश मंदिर तो भूलना ही नहीं है। इसके अलावा कन्नड़ साहित्य को उनका सपोर्ट और तक्कोलम की लड़ाई में उनकी जीत, ये वो की पॉइंट्स हैं जो उनकी ताकत और कल्चर को दिखाते हैं। और चोलों के बारे में क्या याद रखना है? उनकी जबरदस्त नौसैनिक ताकत यानी नेवल पावर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, और सबसे जरूरी उनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम यानी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था, जो आज भी कितनी रेलेवेंट लगती है। शैव धर्म को भी उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में अक्सर सवाल बनते हैं, तो इन पर जरूर ध्यान दें। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए, इन दो महान राजवंशों में से किसकी विरासत का आज हम पर ज्यादा असर है? राष्ट्रकूटों की वो बेमिसाल कला जो आज भी हमें हैरान कर देती है, या फिर चोलों का वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसकी झलक हमें आज भी अपने लोकल गवर्नेंस में कहीं ना कहीं दिख जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।